जैसे कि सर आपने टेक्नोलॉजी की बात करी, तो सर हम लोग बहुत टाइम से सर काली वेपन के बारे में से सुनते हैं। तो सर उसके बारे में तो इंडिया ने कोई पब्लिक भी नहीं करा हो, मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी तो सर इंडिया के पास होगी भी बहुत सारी जो पब्लिक नहीं हुई होगी। तो सर टेक्नोलॉजी के मामले में तो मैं नहीं सोचता कि मान लीजिए कि पाकिस्तान किसी भी तरीके। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्पेस। आज एक मिसलेनियस टॉपिक कर रहे हैं। कुछ जैसे कि आपको पता है कि 3-4 चीज़ें हो चुकी हैं, जिसमें सियालकोट का आर्मी एमुनिशन ब्लास्ट, इमरान खान जो कह रहा था कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बारे में, और उसके अलावा और भी कुछ मिसलेनियस चीज़ें अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं तो वी कैन डिस्कस दैट। अगर कोई इसमें जय, अगर आप या कोई और को होस्ट बनना चाहता है तो आई विल बी वेरी हैप्पी। तो और अगर कोई और टॉपिक आप लोग डिस्कस करना चाहते हैं, इंक्लूडिंग यूक्रेनियन रशियन वॉर जो हो रही है उस पे, तो इट विल बी ग्रेट। डीएफआई भाई, हाँ जी, ये बोलिए। एमएमआरएफए का क्या सीन है अभी? मतलब न्यूज़ रिपोर्ट्स तो यही कह रही हैं कि कुछ और जो दूसरे, बेसिकली एवरीबडी जो है दे वांट अ फॉरेन फाइटर, तो उसमें कुछ साइलेंट ईगल आ रखा है शायद अब। तो देखते हैं अभी क्या होता है। बेसिकली लॉन्ग टर्म वाला कॉन्सेप्ट है, जितना लंबा जाएगा। पिछले बार भी जो मीडियम रेंज एयरक्राफ्ट का जो टेंडर था वो लंबा चौड़ा चला और आखिर में उसमें कुछ नहीं हुआ, फिर इमरजेंसी प्रिक्योरमेंट करनी पड़ी। तो उस हिसाब से पहले कौन सा टॉपिक डिस्कस करें? व्हाट डू यू से? अच्छा, DFI भाई, एम ऑडिबल? हाँ, यस, यू आर ऑडिबल। हाँ, एक वो भी डिस्कस कर लीजिएगा, वो अर्जुन मार्क 2 का बहरीन वाला जो चल रहा है ना, दे माइट प्रोक्योर। हाँ, इट्स अ गुड न्यूज़। और फाइनली एटलीस्ट हमारे वाले नहीं खरीद रहे हैं, तो somebody is actually buying it. Very sad when we see कि local ones are not procuring something which is as per GSQR, and जो रशियंस वाले जो GSQR के आसपास भी नहीं है, we have to procure those. तो एक वो भी डिस्कस कर लेते हैं। मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, आप जो भी करना चाहते हैं विल डिस्कस दैट। Anyone else want to be a speaker या want to say something about it, तो उनको हम ऐड कर लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। कल करीब 7 बजे के आसपास, 7, 7:30, 7:40 था शायद, किसी के इसमें दिख रहा था, तो एक इंफॉर्मेशन आई कि पाकिस्तान में सियालकोट के पास जो है वो ब्लास्ट होने लगे। वीडियोस आई, हम सब ने देखा, फिर उसको जियो लोकेट भी किया गया, एंड वी एट DFIlite एंड आवर टीम वर्कड ऑन इट एंड वी फाउंड द जियो लोकेशन। और उसका आज सैटेलाइट पिक्चर्स भी आ गए हैं, अभी हमने पोस्ट किए हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं कि लोकेशन जो है वो एग्जैक्टली करीब करीब वही निकली जो हमने पहले देखी थी और जो हमने बता रखी थी। तो उस तरह से आप देख सकते हैं कि ये वाला आजकल जो, इफ यू पीपल रिमेम्बर कि करीब अगस्त पिछले साल में, आई थिंक 14 था या 12 अगस्त के आसपास, जो है पाकिस्तान में वहाँ कंटोनमेंट में एक ऐसी सिमिलर ब्लास्ट हुआ था जिसमें ISPR ने कहा था कि पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है वहाँ पे आग लगी है, जबकि वो वहाँ कंटोनमेंट का ही एम्यूनिशन स्टोरेज था। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात कि SPD के लोग जो है उसमें जख्मी और मारे गए थे। तो दैट वाज समथिंग व्हिच इज क्वाइट स्ट्रेंज। SPD बेसिकली पाकिस्तान में सारे के सारे न्यूक्लियर वेपन्स को कंट्रोल करती है।
अगर उसके लोग मारे गए और उसके बाद अभी भी ये जो सियालकोट में हुआ है, तो इट शोज कि किस तरह से वो उनकी प्रैक्टिस है एमिनेशन से रिलेटेड। उसमें भी पाकिस्तान जो ISPR है वो एग्जैक्टली नहीं बता रहा था कहाँ क्या हो रखा है, और वहाँ कंटोनमेंट में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो उनकी है पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, वो कहीं और लोकेशन बता रहे थे, जबकि उन्होंने एग्जैक्टली नहीं एक्सप्लेन किया कि वहाँ कहाँ पे है। वो भी हमने जियो लोकेट किया था और फिर उसके लेटेस्ट पिक्चर्स भी पोस्ट किए, और कल के ब्लास्ट के पिक्चर फॉर्चुनेटली अभी तक आ गए हैं, तो हमने वो भी पोस्ट कर दिए हैं। तो यू कैन सी कि करीब करीब वही एरिया है जहाँ पे हुआ है। और किसी को कोई सवाल वगैरह है तो प्लीज यू कैन आस्क। ओके, कोई नो क्वेश्चंस। एक्चुअली बड़े शॉर्ट ही टाइम पे हमने शॉर्ट नोटिस पे ये स्पेस रखा था, तो इसलिए हमारे यूजुअल जो गेस्ट हैं वो भी नहीं आ पाए। तो खैर नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस। यस, फिर हाँ, एक वी हैव somebody has raised a hand, please ask. Hello. Good evening, everyone. I just wanted to say that I have heard flying news about the blast that happened in Sialkot. It was because of faulty Chinese ammunition. That was the rumor flying around. Either it was that or something else is going on. So, if anyone would like to speak on that, I would be happy to hear. Thank you. If it is faulty Chinese ammunition, then it's very costly Chinese ammunition. Entire that particular shed, it appears, अगर आप satellite pictures देखें तो पिक्चर्स उतने हाई रेजोल्यूशन की नहीं है, बट इट क्लियरली शोज बिफोर एंड आफ्टर का। अगर आप देखें तो दैट एरिया, दैट पर्टिकुलर शेड हैज गॉन। तो बाकी विद रिस्पेक्ट टू चाइनीज एमिनेशन पता नहीं, किसी और के पास कोई इंफॉर्मेशन है तो प्लीज, एनीबडी। पर एक बात तो है कि पाकिस्तानी आर्मी जो है इंफॉर्मेशन पे सही कंट्रोल करती है। कुछ एक वीडियोस तो आ गए थे, बट यूजुअली ज़्यादातर वीडियोस जो हैं बड़े दूर से आए हैं, और उसके पास ही एक सिविलियन पॉपुलेशन थी, तो उस कारण वीडियोस आ भी पाए। वरना यूजुअली व्हेन सच काइंड ऑफ थिंग्स हैपन, फर्स्ट थिंग दे डू इज शट ऑफ इंटरनेट एंड कट ऑल द इलेक्ट्रिसिटी इन द एरिया, ताकि कोई इंफॉर्मेशन ना आए। वी हैव सीन दिस इन ऑन 27th फरवरी 2019 इंसिडेंट, जो उन्होंने करीब करीब एक हफ्ते तक बिजली और इंटरनेट वहाँ से हटा दिया था। तो जैसे एज डॉक्टर शिव सेड कि दीज पीपल दे कंट्रोल एवरीथिंग, तो इस बात पे तो मानना पड़ेगा कि इट्स नेशनल सिक्योरिटी स्टेट्स एंड दे कंट्रोल इंफॉर्मेशन वेरी स्मार्टली। और कुछ सियालकोट के बारे में कोई सवाल करना चाहता है या कुछ बोलना चाहता है तो प्लीज रिक्वेस्ट फॉर अ माइक, we'll love to hear what do you have to say about this topic. पर एक बात तो है कि वीडियोस तो बहुत अच्छे आने लग गए थे, तो उस कारण जो है बड़ी आसानी हुई। यस प्लीज। I would completely agree with you on Indian public relations machine, which seems to be a bit lacking as compared to the other side of the border. I think we need a separate arm. I mean, there is no dearth of talent in our country, but the army seems to be, for unknown reason, seems to be ignoring this space. I don't know why it is so, but this appears to be the case that we are lacking on that front, and this needs to be addressed faster and much better, which we do have the capability to do so, but nobody is picking it up. I don't know if it's the regular bureaucracy or it's the military not knowing. I don't understand. If somebody would like to speak on that, I would be happy to hear. Actually, our problem is we are a democracy. We go by our constitution. In case of Pakistan Army is its constitution. They own the country. Gun is everything in Pakistan. Whosoever has it
ही कंट्रोल्स एवरीथिंग। इवन नाउ इफ यू सी, उन्होंने इमरान को तो बना दिया व्हेन इमरान डिडंट डिलीवर, और आर्मी की भी काफी बेइज्जती की, स्पेशली द आईएसआई वाला जो चीफ का जो उसके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड इशू था, तो उस कारण अब उसको उठा के फेंक रहे हैं। तो इट शोज कि उनके और हमारे में डिफरेंस है रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन को देना, काउंटर करना। हमारी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ रेड टेप बहुत है। जिसने डिसीजन लेकर के कर दिया, अगर उसके पास अथॉरिटी नहीं है तो वो नौकरी से जाता है बेचारा सबसे पहले। तो गवर्नमेंट पे सबसे पहले कोई कमेंट नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता। वो कहता है मेरे से ऊपर वाला करेगा तो करेगा, मैं नहीं कर रहा, दैट्स ऑल। तो उस कारण डिसीजन मेकिंग इस लेवल पे होना बड़ा टाइम लगता है। और यहाँ हमारे देश में तो एवरीवन हैज गॉट अ डिफरेंट ओपिनियन। 100 लोगों से बात करेंगे तो वो आपको 200 ओपिनियन देंगे, हर एक अलग डायरेक्शन में जा रहा होगा। तो इस कारण इस तरह का कंट्रोल करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। स्पेशल अगर इजी है तो चाइना में है, और इवन पाकिस्तान में है, इवन अमेरिका में भी कुछ हद तक है। पर इंडिया में तो यहाँ हर कोई अपने आप में एक तो रम खाए, और हर कोई का अपना अपने एक ओपिनियन है। तो ठीक है, बस हाँ ये है कि उनको काउंटर करने के लिए वी नीड टू हैव अ स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ पर्सन्स जो प्रॉम्प्टली चीजें बताएं। आधी तो परेशानी यही होती है कि इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं हो रही होती, और दूसरी साइड से जो कोई मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा होता है उसको बहुत जल्दी मान लिया जाता है। तो यस, ये सारी चीजें होती हैं। एनीवे, एनीबडी वांट्स टू से समथिंग ऑन दिस टॉपिक, या फिर Yeah, हम? sir, Vishal here. यस See, विशाल, हाँ yeah, प्लीज विशाल। few points. One is these sort of damages, right? How it actually impact their army or their preparation. क्योंकि बहुत सारा ऐसा भी होता है which are expired or about to expire and other thing, right? तो ये क्या कोई कमर्शियल गेन करने का इनका पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, या इसमें इम्पैक्ट कितना होता है? फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है। फॉलो अप क्वेश्चन ये है कि इनका जो बीएलए ने इवेंचुअली किया था इनके पंजशेर और उस एरिया में, उसमें भी इनका कुछ लॉस तो मेजर हुआ था, पर वो भी पूरी इन्फॉर्मेशन आई नहीं। जो बीएलए का इंफॉर्मेशन है जो उनके ग्रुप में वो शेयर कर रहे हैं, वो तो काफी ज्यादा नंबर बोल रहे हैं। आई डोंट नो इफ दैट नंबर इज ट्रू और नॉट। इनका कुछ आया नहीं, तो उसके ऊपर भी अगर कुछ आप लाइट शेड करें। और थर्ड और लास्ट पॉइंट जो आप बोल रहे हैं इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर, ये तो बॉस अभी जो यूक्रेन वाला हुआ है, ये तो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर के नाम पे डिजास्टर कर दिया है। जो लोगों ने उस एंगल को बढ़ाने की कोशिश की, तो ये इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर शॉर्ट टर्म के लिए तो ठीक है जब फुल स्केल वॉर जैसा नहीं होता है। लेकिन फुल स्केल वॉर में तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो एक्चुअल में इन्वॉल्व होता है और वन करने की ट्राई करता है, उसी के लिए इट्स प्रूव टू बी डेंजरस एक्चुअली। तो ये 3 पॉइंट है सर। पंजशील में जो हुआ था उसका डैमेज का क्या इसका ऊपर इम्पैक्ट, और ये वाला वॉरफेयर सर। थैंक यू। विशाल, पंजशेर में जो हुआ उसका आई थिंक बीएलए ने वीडियो वगैरह भी दिखाए हैं डिफरेंट। हमने भी कुछ एक पिक्चर्स, नॉट ऑल पर एक दो स्पेशली उनके वेपन्स के। तो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग था जिसमें उन्होंने जो वो होता है ना बैटरी पावर बैंक, उसके साथ जो है थर्मल इमेजिंग को लगा करके बड़ी जैसे कहते हैं ना जुगाड़ टेक्नोलॉजी बना करके थर्मल कैमरा काफी समय तक चलाया, जिसके कारण एसएसजी को बहुत नुकसान हुआ। एटलीस्ट दिस इज व्हाट आई कैन मेक आउट आफ्टर सीइंग दोज वीडियोस एंड जो भी उन्होंने किया। तो दैट टाइम दे वेर बीएलए वाज प्रिपेयर्ड, मतलब उनके पास सारे वेपनरी थे, स्पेशली नाइट विजन और थर्मल वाले। तो नाइट में जितने भी कोशिश एसएसजी ने की वो उनको बड़ी मुश्किलात आ रही थी। रिगार्डिंग एक और आपका क्वेश्चन था विद रिस्पेक्ट टू 5th जनरेशन वॉरफेयर। देखिए, आज भी अगर आप मॉर्निंग में अपना ट्विटर खोलेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यूक्रेन जो है इट्स विनिंग, और बड़े लॉसेस हो रहे हैं रशियंस को। तो इस टाइप का एग्जैक्टली एक पूरे तरह के का एक 5th जनरेशन वॉरफेयर सिस्टम चल रहा है, जिसमें प्रोपागेंडा
पूरा का पूरा हो रहा है, उसमें आप हर चीज में देखेंगे तो प्रोपागेंडा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि रशियंस जीत नहीं रहे या आगे नहीं बढ़ रहे, बट ट्विटर पे तो आपको ऐसा लगेगा कि बस यूक्रेन यूक्रेन हो रहा है और रशियंस सारी गलतियां रशियंस कर रहे हैं। तो उस हिसाब से, और एक बड़ा इंटरेस्टिंग, अगर आप कभी 1971 का न्यूज़पेपर उठा के देखें जिस दिन ढाका हैज फॉलन, डॉन का, तो तो आप उसमें देखेंगे कि वो हर जगह लिख रहे हैं कि विक्ट्री टिल, नहीं, फाइट टिल विक्ट्री, और पता नहीं क्या क्या चीजें लिखी हैं, जिहाद। तो उस समय भी पाकिस्तान वाज डूइंग इट, बट जैसे आपने कहा, शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म इवेंट्स के लिए तो आप यू कैन मोल्ड दोज थिंग्स, बट जब लॉन्ग टर्म होता है, जब पूरी लॉसेस होते हैं जो एक्चुअल में, देखिए, एक्चुअल इवेंट जो ग्राउंड पे हो रहा है और जो आप अपनी कहानी बता रहे हैं, देयर कैन बी टू डिफरेंट थिंग्स। जब तक आप हार नहीं रहे तब तक तो सही है, पर जब आप सरेंडर कर देते हैं, हार जाते हैं, फिजिकली उस जगह से हट जाते हैं या हटा दिए जाते हैं, एंड दैट इज डिफरेंट। तो पाकिस्तानी अभी भी बताते हैं कि कारगिल में हम जीते थे, बाकी सारी वॉर्स में हम जीते थे, पर आप उन्हीं के कंट्री के बाकी जो दूसरे ये हैं, एक पर्टिकुलर वो यूट्यूब पे भी बहुत करते हैं, क्या नाम है उनका, फ्राइडे टाइम्स का लिखते हैं, तो वो उनके पुराने वीडियोस हैं, ही सेज वी हैव लॉस्ट ऑल वॉर्स, और वो बताते हैं एग्जैक्टली कि कैसे कैसे किन किन वॉर्स में, 1965 की वॉर, 71 की, और बाकी वॉर्स में वो कैसे पाकिस्तानी आर्मी हारी है और किस तरह सिर्फ नैरेटिव पे ही जीत रहे हैं वो। दैट्स ऑल। यस, द वाइट, आपने हाथ उठाया, प्लीज। Yes, yes. I just wanted to say about the Pakistani propaganda. It goes way back after the independence. You see, DGISPR बना ही किस लिए था? टोटल प्रोपेगेंडा स्प्रेड करने के लिए बना था। एंड इफ यू सी, आज जो ISI पाकिस्तानी ISI जो है, पाकिस्तानी जॉबलेस जो बाहर है फॉरेन में, उनको पे करती है ये प्रोपेगेंडा फैलाने को। करेक्ट। नॉट ओनली पाकिस्तानीज, गोरों को भी पे करती है। इनफैक्ट वो एक तो था जो पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए करता है, उसने एक बुक लिखी अपने नाम से कंपनी बना के, सिर्फ एक, और वो 4,000 रुपए की किताब है। 4,000 रुपए की, मतलब इट इज आउट ऑफ द पॉकेट फॉर 95 या ऑलमोस्ट 98% पाकिस्तानीज। और यू वोंट बिलीव कि पिछले 4-5 सालों से उस बुक की पब्लिकेशन को, अभी भी आप अगर देखोगे तो वो उस बुक से पैसे कमा रहा है, और अच्छे वाले पैसे। और यूके में हमें ये इंफॉर्मेशन कैसे मिली? यूके में उसकी कंपनी के जो अंडर द लॉ, कंपनीज लॉ यूके में, दे हैव टू गिव ऑल द इंफॉर्मेशन। उस इंफॉर्मेशन में वो सिर्फ एक ही आदमी की कंपनी है जिसमें ही इज ओनली वन वर्कर, और वो भी उसका फोटोग्राफर है। तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने बुक अपने ऑफिसर से लिखवाई, उसमें अपनी सारी दुनिया भर की अपनी वाहवाही की है, और वो बुक जो है वो एटलीस्ट ऑन पेपर जो है वो सही बिक रही है, और जबकि है कुछ नहीं। और वही पर्सन जो है ट्विटर पे पोस्ट करता रहता है, इंडिया के अगेंस्ट पोस्ट करता रहता है। उसने ये भी पोस्ट करके कहा कि इंडियंस आप बताओ कि मैंने कुछ भी पैसे लेकर के पाकिस्तानियों के बारे में लिखा है। उसने चैलेंज किया, तो हमने DFIlite से वो पोस्ट कर दिया। उसके बाद आज तक तो उसने कुछ बोला नहीं है विद रिस्पेक्ट टू द मनी ही हैज टेकन फ्रॉम दैट कंपनी। और अच्छे भले, क्या कहते हैं, ब्रिटिश पाउंड में पैसे लिए हैं, एंड वी हैव पोस्टेड दैट इंफॉर्मेशन। बाय चांस वी रिसीव दैट इंफॉर्मेशन। तो ऐसे ही काफी लोगों को इधर उधर से पेमेंट दे करके पाकिस्तानी अपने लिए जो है वो इंफॉर्मेशन, जैसे आपने कहा, बहुत पहले से वो ये गेम खेल रहे हैं। तो ऐसी चीजें हो रही हैं। यस, किसी ने हाथ उठाया, प्लीज। सर एक और पॉइंट था वो रिगार्डिंग इसको, इस जो डैमेज अभी हुआ है ये सियालकोट में, इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा? इनके ऊपर कुछ मेजर इम्पैक्ट होगा क्या?
सर कुछ खास मेजर इम्पैक्ट नहीं, एमुनेशन डंप जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया, तो दे विल रिपेयर इट, मेक अनदर वन, बाय मोर एमुनेशन, शायद अपने खुद ही कर लें या कहीं बाहर से करें। सम पाकिस्तानी जनरल इज गोइंग टू मेक मनी आउट ऑफ दैट। तो कोई खास नहीं, ठीक है, दे ओन द कंट्री, उनको क्या फर्क पड़ता है। वो उनका बस चले तो 100% जीडीपी आर्मी को डाइवर्ट कर दें। True, sir. I think this is एंड more to make the money for some generals. And please understand this, पाकिस्तानी आर्मी जनरल्स वे आर वेरी स्मार्ट, दे नो कि वो एक जोक भी था ना कि 80-90% पाकिस्तानी कहते हैं कि अगर इंडिया से लड़ाई हुई तो पाकिस्तान जीत जाएगा, और जो रेस्ट हैं वो पाकिस्तानी आर्मी वाले हैं, वो कहते हैं कि वो हार जाएंगे। तो दे नो कि जब तक पीस में है दे विल मेक मनी आउट ऑफ इट, आराम से जिंदगी जियो, पैसे बनाओ, कॉर्नर प्लॉट लो और आगे बढ़ो। और अगर लड़ाई करेंगे तो इंडिया विल ब्रेक देम। तो अगर आप स्मार्ट होंगे तो आप लड़ाई करेंगे नहीं, आप कहेंगे हाँ दे आर द एनिमी, बस पैसे बट इफ बटोरते यू सी डीप जाओ। डाउन उनको बहुत ज्यादा फियर है। आई मीन इफ यू गो टू देयर सोशल मीडिया अकाउंट्स एंड मतलब एक आध तो दिख ही जाएंगे कि मतलब उनको इम्पैक्ट पता है कि इंडिया से वॉर करने का क्या होगा, एंड दे समटाइम्स स्पीक द ट्रुथ। व्हाइट नाइट आप देखो ना, जो जिसको लड़ाई नहीं करनी वो अननेसेसरी लड़ाई क्यों करेगा, वो तो सिर्फ डरा के रखेगा ना। मैं हमेशा कहता हूँ जैसे कि फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ गुड ईवल इज द नेसेसिटी, तो वो कोशिश करते हैं कि इंडिया को ईवल बना के रखें, डरा के रखें, तो उस कारण जो है वो अपने आप को जस्टिफाई कर पाएंगे। हाँ, somebody जहाँ says तक that. जहाँ तक आपकी जो लंदन में बुक बिकने वाली बात है, आई वुड जस्ट लाइक टू पॉइंट आउट दैट इट्स वेरी इजी for a publisher or a writer to make his book appear in top selling lists. It doesn't cost you any money. It's very easy to do. So even if it's not selling a single book, you can make it appear in top selling lists of Amazon and other newspapers. वगैरह. It doesn't take money and it sounds much like their modus operandi. That they would make a book which appears to be like that and then selling in high numbers, but that's not necessarily the truth. Secondly, again, I would like to point out that yes, we are nowhere near in this information disruptive warfare, which seems to be on our Achilles heel in some sort. Because I was reading a report a few days ago about few. It wasn't a report actually. It was the director of Kashmir Files. एक्चुअली आपकी ना वॉइस थोड़ी ब्रेक हो रही है। Just a minute. जब तक वो वापस आते हैं, यस यू हैव रेज्ड अ हैंड, विटामिन प्रोटीन। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता था कि एक बहुत ही स्ट्रेंज क्वेश्चन मुझे दिमाग में हमेशा आता है कि इंडिया को कभी भी पाकिस्तान से एग्जिस्टेंशियल थ्रेट तो नहीं है। चाइना से एक बार मान सकते हैं, पर पाकिस्तान से तो मतलब इट्स बियॉन्ड इमेजिनेशन कि हमको उनसे कोई एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। पर पाकिस्तान को है, ये फैक्ट है कि पाकिस्तान को इंडिया से एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। पर लेकिन फिर भी आप पूरी वॉर हिस्ट्री उठा लें और एक न्यूट्रल असेसमेंट लें किसी से भी, तो ये सबको पता है कि सारी वॉर्स जो है उनकी शुरुआत पाकिस्तान ने की है। ऐसा उनके माइंडसेट कैसा है कि जिनको एग्जिस्टेंशियल थ्रेट भी है वो भी कर रहे हैं हमको। एक्चुअली बात ये है ना कि पूरे टाइम कहते रहेंगे कि हम कश्मीर ले लेंगे, कश्मीर आजाद करा लेंगे, ले लेंगे, कर लेंगे। तो विटामिन आप अपना थोड़ा माइक अगर बंद कर दें तो इको नहीं होगी वॉइस। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये बार बार यही बात करते रहते हैं कि हम कश्मीर ले लेंगे, ले लेंगे, ले लेंगे, एंड आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम जब कुछ नहीं होता तो उनके अंदर एक कुछ आता है कि हमें कुछ करना चाहिए, वी नीड टू डू समथिंग टू गेट इट। पर जैसे कि आप कह रहे हैं कि एग्जिस्टेंस का इनको खतरा तो नहीं है, बट अगेन ये फील करते हैं कि हाँ कुछ करना चाहिए, कुछ कुछ कर लें। और जब ये ऐसा करते हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती है। एंड कारगिल जो हुआ उसमें हुआ, अभी कुछ दिन पहले भी कुछ मेरे ख्याल से 4-5 महीने पहले भी कुछ हुआ था, जो आगे कुछ खास तो नहीं हुआ, जिसमें कुछ एक
सोल्जर्स आकर के या एसएसजी के थे या कौन थे, आकर के कुछ हाइट्स पे थे, फिर काफी कुछ किया गया, उसके बाद वो चीज खत्म हो गई समहाउ। तो यस, चीजें होती रहती हैं। एनीवे, एनीबडी वांट्स टू आस्क समथिंग, या फिर हम दूसरे टॉपिक पे चलें? यस, क्रॉसवर्ड, यू वांट टू से समथिंग? सर जैसे कि सर मैं बहुत सारे ट्विटर हैंडल्स पे ये चीज देखता हूँ कि जिसमें ये चीज लिखी हुई है, आगे 2-4 महीने में इंडिया जो है वो पीओके में बहुत बड़ा एक्शन लेने को है। तो सर आपकी इस बारे में क्या राय है? वेल, हमारी पार्लियामेंट का इस बारे में रेजोल्यूशन है कि वी नीड टू टेक बैक द पीओके। तो यस, लेना चाहिए। अब उसमें क्या होता है क्या नहीं होता, वी नीड टू सी दैट, बट एटलीस्ट अदर साइड शुड फील कि कभी भी हो सकता है, एंड उनको डरना चाहिए, डराना भी चाहिए, प्रेशर पूरा होना चाहिए, चाहे हम करें ना करें। पर जहाँ तक मैं समझता हूँ, माउंटेन वॉरफेयर उतने दूर वहां तक जाना तो काफी, इफ वी आर रेडी टू एक्सेप्ट कैजुअलिटीज इन हाई नंबर्स तो करना चाहिए। इफ नॉट तो आराम से बैठें। वहाँ की पॉपुलेशन तो कुछ फ्रेंडली है नहीं। अगर आपको याद हो तो 26 फरवरी को जो इवेंट्स हुए थे, तो एक यूएस की लेडी ने कहा था, जो इनके ऊपर कमेंट्स करती रहती हैं, एंड दैट टाइम शी वाज अगेंस्ट अवर स्टैंड्स, कि वो लोग वहाँ पंजाबी बोल रहे थे जबकि कश्मीरी बोलनी चाहिए लैंग्वेज। तो उसके बाद के सब्सिक्वेंट वीडियोस में भी आप देखें कि पीओ के साइड में जो जहाँ पे 27 फरवरी का इंसिडेंट हुआ था, वहाँ सब पंजाबी बोलने में लगे हुए थे। तो दैट मीन्स वहाँ की पॉपुलेशन को सिस्टमैटिकली चेंज किया गया है, और सारी पॉपुलेशन इस टाइप की है कि वन वे और दी अदर वो सब पंजाबी ही हैं, और पंजाबी हैं और उर्दू तो नहीं बोलते, पंजाबी बोल रहे हैं। तो सिस्टम, वहाँ की लोकल पॉपुलेशन चेंज हो गई है। अब हम वहाँ लड़ करके या तो उनको वो लोग पाकिस्तान साइड में चले जाएं, तब वो लैंड का कोई फायदा है। तो आई डोंट सी मच ऑफ अ एडवांटेज। अगर हमें अफगानिस्तान तक बॉर्डर मिल जाती है तो इट कुड बी वर्थ फाइल। पर यस, कैजुअलिटी और कॉस्ट क्वेश्चन है, कैन वी एक्सेप्ट दैट? तो क्या हम वो ले सकते हैं, कर सकते हैं? तो इसके ऊपर डिस्कशन हो तो। पर इंडियन आर्मी ने तो कह दिया है कि अगर जिस दिन गवर्नमेंट हमें बोलेगी तो वी विल डिलीवर दैट। तो यस, होना चाहिए। दूसरे साइड को डरना भी चाहिए, जितना डरा के रखोगे उतना अच्छा है, उतना वो फाइनेंशियली अपने रिसोर्सेज दूसरी जगह पे लगाएंगे और उतना ही वो वीक होंगे। थैंक यू। एनीबडी एल्स वांट टू आस्क? हाँ जी, डॉट डिफेंस, बताइए। हमको लगता है कि ये जब भी पाकिस्तान को बाहर से पैसा आता है ना, वो तभी उछलता है, ऐसा है ना। जब उसको कोई पैसा दे, तो आप इतिहास में देखिए। पैसा ही नहीं, जब उनको कोई मिलिट्री हार्डवेयर मिलने लगता है तो वो तब भी पगला रहे होते हैं। चाहे ये 1965 में उनके पास जो टैंक्स आ गए थे, पैटर्न टैंक्स हो या बाकी चीजें हो, तो वो थोड़ा सा अपने आप को समझने लगते हैं कि हम किसी और टेंजेंट पे जा रहे हैं और ग्राउंड सिचुएशन भूल जाते हैं। आई थिंक इंडिया के पास जितनी मैन पावर है और अब मटेरियल और बाकी रिसोर्सेज भी हैं, तो रशिया चाइना के इक्वलेंट ही है, रशिया चाइना और अमेरिका के इक्वलेंट ही है, बोथ इन टर्म्स ऑफ मैन पावर एंड हाई टेक इक्विपमेंट तो नहीं है, पर फिर भी टेक्निकली इतना तो है कि वी कैन टेक केयर ऑफ एनी वॉरफेयर इन द फ्यूचर। तो ये चीज शायद भूल जाते हैं। बट यस, वॉर में तो गॉड उन्हीं की तरफ होता है जिसके पास ज्यादा टेक्निकल, नॉट ओनली मैन पावर होती है, पर इक्विपमेंट होता है और पैसा। सर, ये जो JC-10 इन्होंने लिए हैं अभी फाइटर प्लेन्स, वो क्या, आर दे रियली दैट एडवांस? वेल, मैं तो बहुत ज्यादा ये एयरक्राफ्ट्स वगैरह फॉलो नहीं करता हूँ, पर जितना समझ में आता है, देखिए बेसिकली उनका इंजन जो है, दैट इज द की।
तो उनका लोकल चाइनीज इंजन है एंड जिस टाइप का वॉरफेयर और बाकी चीजें कर रहे हैं, अगर वो गड़बड़ ना करे या गड़बड़ करता है हमारे हिसाब से तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। तो लेट्स सी क्या होता है। हमारे पास भी राफेल्स हैं, उन्होंने वो चीज ली है, बट यू मस्ट हैव सीन कि विद रिस्पेक्ट टू डिफेंस एंड इक्विपमेंट एक्विजिशन वो लोग बड़े फास्ट हैं, और हमारा तो टाइम L1 बिड L2 बिड करते करते ही और सालों लग जाते हैं और पूरी सर्कस होती है। तो देखते हैं क्या होता है, आई बट थिंक एक अच्छा है। हाँ जी बोलिए। आई थिंक एक वाईफाई। सैचुरेशन पॉइंट तो जरूर आएगा ना, क्योंकि अभी देखिए इंडियन एयरफोर्स ने पार्लियामेंट को भी मतलब समन कर दिया ना कि कमी है, और इफ वी डोंट fill those gaps in the required period of time, then pressure mount on us significantly, right? अजीब सी बात है, छोटी कंट्री है, उसको करने दीजिए जो कुछ कर रहे हैं, बट हमें तो टू टू फ्रंट या 2.5 फ्रंट वॉर के हिसाब से प्रिपेयर होना चाहिए। इवन आईएएफ जो है बड़े रो पीट करके तो अभी उन्होंने तेजस को इंडिक करने का किया है, वो भी जब मिग काफी सारे MiG-21 और बाकी एयरक्राफ्ट ओल्ड एयरक्राफ्ट गिर रहे हैं तब जा करके। तो आई सीरियसली थिंक कि इंडियन एयरफोर्स की जो टॉप लीडरशिप है उसको प्रॉपरली सोचना चाहिए, आगे के फ्यूचर में लॉन्ग टर्म्स प्लान्स बनाने चाहिए, लॉन्ग टर्म्स एक्विजिशन, फोर्स मल्टीप्लायर, और जो रडार एयरबॉर्न रडार्स हैं और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स, मिड एयर रिफ्यूलर्स, सैटेलाइट्स और बाकी हाई टेक इक्विपमेंट, ये सारी चीज़ों पे अच्छे से ध्यान देना चाहिए। शॉर्ट टर्म पे जैसे कि मेरा तो बेसिकली मानना यही है कि हमारे अपने वेपन्स होने चाहिए जिससे हम लड़ें, प्लस नॉट ओनली दैट, हमारे वेपन्स मैन्युफैक्चरर्स को भी टॉप ऑफ द लाइन जो है वो वेपन्स बनाने चाहिए, ये नहीं कि बस यही बना करके हमने छोड़ दिया है। तो क्योंकि जो यूज़ करेंगे उनकी अपनी जान जो है, दे आर पुटिंग देयर ओन लाइफ इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, तो उन लोगों को उनके हिसाब से जो है बेसिकली दोनों को मिल के करना चाहिए। बट आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ रियलिटी में एक्चुअल लाइफ में क्या होता है। तो एनीवे, everybody should pull up their socks and try to think and do it properly, मेरा तो ये मानना है। तो और कोई इस बात पे बोलना चाहता है या वी शुड गो टू नेक्स्ट टॉपिक? यस, क्रॉसवर्ड। सर जैसे कि सर आपने टेक्नोलॉजी की बात करी, तो सर हम लोग बहुत टाइम से सर काली वेपन के बारे में सर सुनते हैं। तो सर उसके बारे में तो इंडिया ने कोई पब्लिक भी नहीं करा, और मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी तो सर इंडिया के पास होंगी भी बहुत सारी जो पब्लिक नहीं हुई होंगी। तो सर टेक्नोलॉजी के मामले में तो मैं नहीं सोचता कि मान लीजिए कि पाकिस्तान किसी भी तरीके से कम्पीट कर पाएगा इंडिया से, यही बोलूँ। बेसिकली टेक्नोलॉजी देखिए, जो उनको नहीं मिलेगा दे विल बेग बोरो स्टील, यही चीज़ उन्होंने मिसाइल्स के साथ की है। कुछ टाइम से बाकी चीज़ें भी इधर उधर से कहीं से जुगाड़ ही कर लेते हैं वो, और क्या करते हैं। तो काली की बात कर रहे हैं कि आई डोंट नो इफ काली इज इवन वेपनाइज्ड और नॉट। BARC का प्रोजेक्ट था, बट काली से ज़्यादा तो मेरे ख्याल से डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम्स ज़्यादा बेटर हैं। कुछ एक का आप देख भी चुके हैं, कुछ एक और आने वाले हैं। तो ये देख, काली को लेके तो शायद हमारे मनोहर पारिकर जी ने पार्लियामेंट में बोल दिया था कि इट इज अ सीक्रेट प्रोजेक्ट एंड वी कैन नॉट डिस्क्लोज एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इट। तो लेट इट बी सीक्रेट एंड अ ब्लैक प्रोजेक्ट। तो जो है वो है, उसको डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं है। तो बाकी यस, एसैट और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, लॉन्ग रेंज रडार्स वगैरह, और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस एंड स्पेशली क्रूज मिसाइल डिफेंस, तो ये दोनों चीज़ें अलॉन्ग विद S-400 तो काफ़ी हद तक उन्हें परेशान करती हैं। और ब्रह्मोस तो बेसिकली उनको समझ ही नहीं आया कि उनके साथ क्या हुआ। इनफैक्ट हम लोगों को भी कुछ हद तक काफ़ी इंफॉर्मेशन तो है, बट कुछ हद तक हमें भी समझ नहीं आ रहा कि हमने शूट किया नहीं किया,
क्या हुआ, लेट्स टेक द वर्ड ऑफ रक्षा मंत्री विच ही हैज गिवन इन पार्लियामेंट कि चल रहा है जो कुछ हुआ है, और इंक्वायरी होगी, देखते हैं क्या होगा। बट एक बात तो सही है कि 124 किलोमीटर अंदर तक जाने के बाद वो कुछ नहीं कर सकते और आगे भी कुछ नहीं कर पाएंगे, आई डोंट थिंक सो। बेसिकली उनके जितने रडार्स हैं जो नेटवर्क सेंट्रिक और वो सारी चीजें करते हैं, इनको बस ये देखना है कि नेक्स्ट टाइम ब्रह्मोस जो आए तो इनके रडार्स पे एक साथ ना आए, और वंस ऑल देयर रडार्स एंड ये सारी सिस्टम्स अगर हिट करेंगे तो उससे बस यही होगा कि दे विल बी ब्लाइंड एंड एयर सुपीरियरिटी रखने का हमारा उद्देश्य जो है वो पूरा होता है। तो इट्स गुड कि हमने चेक तो कर ही लिया है, लेट्स सी। तो और कोई कुछ कहना चाहता है? एक Okay. हेलो। हाँ जी, 3 लोग एक हाथ उठाया और 2 बोलना चाहते हैं, तो फिलोसोफर आप बोलें पहले। Thanks a lot, DFI. I just got cut off बीच में से. So I would like to just point out few things that I noticed from others, because somebody had raised a question about J-10 that Pakistan has received. I would like to say that there is no point. Pakistani J-10s and Chinese J-10s use RD-33 reverse engineered engines manufactured in China. Anything more efficient than that is a dumpster fire. There is no point to it. After that, after we have had S-400, even if China sells them J-10, there is no J-20. There is no point. Pakistan can have any any fighter in the world, stealth or non-stealth, is pointless. Now that we have S-400, which is even battle proven, I don't think any kind of aircraft that Pakistan has is going to make any difference for us. Secondly, DFI just said that they couldn't intercept our BrahMos, and I would just like to point out, even if they had, कुछ कर नहीं लेते. Even if American vessels intercept our BrahMos, they can't do much about it. Like civils can't eliminate a supersonic cruise missile completely. Basically, you are saying if they can track it, they cannot do anything. Yeah, right? Even if you are tracking it, you are sitting duck for a supersonic missile. You can't do anything about it. तुम 3 मिनट में कहाँ भाग जाओगे? So even नहीं, now, बेसिकली लेट मी जस्ट स्लाइटली चेंज इट। अगर हमें कुछ टारगेट्स को हिट करना है तो व्हाई वी विल गो 40,000 फीट and then dive to the target. We will go 100 feet above earth and then reach the you- target. That way जो मिसाइल का जो रडार का जो शेडेड एरिया है, that will always be there to help us. तो उनको ट्रैक करने में बहुत ही मुश्किलात आएगी। 40,000 फीट पे जाने की क्या जरूरत है जब ट्री true, टॉप हाइट पे जाकर के true, वी true. कैन टेक आउट दोस टारगेट्स। You are talking about that recent incident of BrahMos, right? राइट। So I'm not तो sure if it was actually BrahMos or not, because the pictures that were posted from the Pakistani side, it had fins, blades inside of the exit part of the missile, which BrahMos doesn't have. So I'm not sure if it was BrahMos completely yet. And you're right, there is no point for us to, even for a BrahMos, which is a terrain-hugging missile, it doesn't need to go 40,000 feet up to destroy your structures. So there is a shroud of mystery around it, like what actually happened, and none of the sides will actually tell us the complete truth, which is understandable. एक्चुअली let's keep it a secret कि exactly क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। We also don't know exactly क्या हो रहा है, but yes, at least जो हो रहा है होने दीजिए। उनको तो ये भी नहीं पता कि वो ट्रैक कहाँ से शुरू होता है और मिसाइल कहाँ से लॉन्च किया गया है, क्या किया The गया। good thing, ब्रह्मोस इज अ वेरी ओल्ड मिसाइल नाउ, ऑलमोस्ट मोर देन अ डेकेड yes, से ज्यादा। एंड वी हैव टेस्टेड हाउ मेनी टाइम्स, 50-60 टाइम्स वी हैव टेस्टेड इट। मैं तो कई बार ये कहता हूँ कि जितने ब्रह्मोस टेस्ट किए हैं उतने तो पाकिस्तानी नेवी में शिप्स भी नहीं है कि दे आर वर्थ ब्रह्मोस। उतना उनके पास पैसा भी नहीं होगा। नहीं, पैसा तो नहीं, वो जो फगेट पैसा उनके पास शिप भी तो होने चाहिए ना। मुश्किल से 4-5 कितने 10 शिप्स भी नहीं है कि ब्रह्मोस को हम यूज कर रहे हैं उनके ऊपर। True. तो एनीवे I would just और like कोई to कुछ add. I would just like to add. The only good thing that came out of this BrahMos incident was now Pakistan is scared shitless.
कि उनको पता है कि what can happen to them and they can't do anything about it. That's what I would like to say. Thank you. Well, I would like to say कि now that they cannot do anything after 124 kilometers, तो तीन मिनट में तो आप अपनी चाय भी नहीं पी सकते. तो अगर टारगेट 3 मिनट में कहीं पे है तो वी कैन टेक आउट दैट टारगेट. फॉरगेट दैट. आई थिंक ये जो बाजवा है अपने ऑफिस से भाग करके अपने बंकर में जाने के लिए भी उसे 5 मिनट लग जाएंगे. तो जो उसका बंकर है उसमें वहां तक पहुंचने भी अगर 5 मिनट लगते हैं, या अगर वो अपनी कार बुलाएगा और उसमें बैठ के जाने में उससे पहले तो ब्रह्मोस उसको हिट कर जाएगा. तो एनीवे, और कोई कुछ कहना चाहता है? Hi, DFI, do you want me to everyone. moderate as a co-host? एक्चुअली किसने बोला? मैंने White Knight. हाँ, लेट मी मेक यू वन. हेलो व्हाइट नाइट, आपको को होस्ट बना दिया है. तो यस, नो डेटा, यू वांट टू से समथिंग? Yeah, hi, this is Anuj. So I have two questions for the host. So since like it regarding this BrahMos incident, since we've been hearing ki the projectile or the BrahMos like was 40,000 feet in the air, could it be the fact that it was like any high altitude testing that like air launched version which like went somehow haywire and the missile got launched? Could it be like any air launch version? And second is like see we have supersonic like missiles, and we have an aircraft let's say at 40,000 speed is going at Mach 2. Okay, so how different or difficult it is to shoot down a cruise missile going at Mach 2 vis-a-vis supersonic aircraft traveling at Mach 2 at let's say at 40,000 feet. Thank you. वेल, ज़्यादा तो नहीं कह सकते. फर्स्ट क्वेश्चन, 40,000 feet पे aircraft could be. I've seen graphics which shows that it has gone 20,000 feet through Su-30 MKI. And with respect to your next question, how difficult it is to shoot? Well, few things. A, you need to track it. B, you need to have systems placed near the trajectory or at least the range, so that you can intercept it. And only problem is, अगर वो कुछ भी मैन्यूवर करता है या कुछ भी करता है तो what you will do, zigzag करता है या anything, तो that will create problems. Because ballistics में तो you will have computers, they will calculate what is the target where it is reaching. Plus नए वाले तो ऐसे हैं कि वो भी बड़ा difficult हो गए हैं because of the W shaped trajectory, wave like trajectory. तो ये बड़े डिफिकल्ट हैं. ब्रह्मोस जैसा एस शेप से भी करता है, स्टीप डाइव भी करता है, बहुत सारी चीजें करता है. तो यू नीड टू बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, हैविंग अ राइट रेंज टू इंटरसेप्ट दिस एंड विद अ राइट रडार. और उसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस हो गया तो मुश्किल है, पर डिफिकल्ट नहीं है. देखते हैं. अभी तक तो किसी ने इंटरसेप्ट किया नहीं, तो अगर करके देखें तो. एक आई थिंक रिटायर्ड जनरल वाज सेइंग कि ही वाज सेइंग समथिंग कि ऑटोस पे था नहीं, वी वर ट्रैकिंग इट बट ऑटो शूट पे नहीं था, तो इसलिए नोबडी शॉट दैट. तो मेरे हिसाब से तो बेवकूफ बना रहे हैं. रीजन इज पीस टाइम लोकेशन में था, और पीस टाइम लोकेशन में जनरली बड़ी मुश्किल से कोई एक्टिवेट होता है. प्लस द टारगेट वाज नॉट इस्लामाबाद और रावलपिंडी.
कि कोई कुछ एक मिसाइल्स एक्टिवेट हो, एक दो, तो वो भी नहीं था। वो तो कहीं अलग ही जगह पे था जहाँ हिट किया है। तो यस, एनीबडी एल्स वांट टू आस्क? सर वो रिटेलिएट करने की भी बात कर रहे थे कि इन्होंने कुछ रिटेलिएट करने का भी ट्राई किया, वो भी क्या ट्रू है क्या? लाइक दे डिड विशाल इट जी, आफ्टर। रिटेलिएट क्या करेंगे? 3 मिनट के अंदर अगर ब्लास्ट होने के बाद कुछ ना हो तो आप क्या रिटेलिएट करेंगे? जिस तरह उसके जब तक आप उसके बाद में सोचेंगे। सर, उसके बाद में जैसे बालाकोट वाले एयर स्ट्राइक के 2 दिन बाद ही विशाल जी, उन्होंने क्या क्या रिटेलिएट करेंगे? हमने पहले भी डिस्कस किया है। पाकिस्तानी आर्मी जो है वो कहेगी अरे छोड़ो ना, आराम से जिंदगी, मौज वाली जिंदगी है, जियो। आप अननेसेसरी काय को इंडिया से पंगा लेकर अपना देश तोड़वाओगे? एक अच्छी वाली सेकंड, लाइफ है। एक उसमें ना रिपोर्ट आया था ब्लूमबर्ग का कि पाकिस्तान वाज वांटेड टू रिटेलिएट बट लास्ट विद राड मिसाइल, बट लास्ट मोमेंट में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो उन्होंने कुछ किया नहीं। ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट थी शायद। तो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट जब भी हम वो पढ़ रहे थे तो वो पेमेंट मांग रहे थे तो पढ़ नहीं पाए। बट एटलीस्ट आई थिंक पाकिस्तानी था वो कोई जो जिसने वो रिपोर्ट लिखी है, ब्लूमबर्ग पाकिस्तानी कॉरेस्पॉन्डेंस, वो कॉरेस्पॉन्डेंट, उसने एक वीडियो भी डाला था जो फ्लाइट रडार 24 से दिखाने के लिए कि ये सारे क्या कहते हैं प्लेन्स जो हैं वो उसमें थे। ऐसा कुछ था नहीं, वो तो बिल्कुल एक सीधी लाइन खींच करके सिरसा से जो टारगेट है वहां तक की सीधी लाइन खींच रहा था। तो उसको कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, बेवकूफ सा लग रहा है, बेवकूफ वीडियो पोस्ट किया है। आपने शायद कुछ लोगों ने देखा भी होगा, हमने भी अपने उस पर डाला था। उससे सवाल भी पूछे थे कि भैया ये तूने जो ट्रेजेक्ट्री है ये तूने चेक भी किया या नहीं किया? इसमें टाइम भी लिखा है, कहाँ से जा रहा है, कहाँ से राइट टर्न ले रहा है, सब कुछ है। बट ही डिडंट केयर टू आंसर इट, क्योंकि उसे पता था कि वही बेवकूफ लगेगा। तो आई डोंट थिंक, जब हो गया कुछ हुआ नहीं, वो पाकिस्तानी कह रहे हैं कोई मरा नहीं, कुछ नहीं हुआ, तो आप रिटेलिएट करके क्या करोगे? अपना वाला मिसाइल हमें दोगे? आई डोंट थिंक। किसी और को कुछ कहना है? को होस्ट आप कुछ कहना चाहते हैं या कोई और? I just wanted to say कि I find it very strange जो पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स आया था अटैक के बाद। I mean, it was not very, aggressive or something like that. It was just a common statement. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। हिमांशु, आप कुछ कहना चाहते हैं? या मेरे भाइयों को नमस्कार। मैं जर्मनी में हूँ और मेरा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा आई वांट टू मेक इट a question to all the experts here. Also, there is some, comments when I add. But first I want to go to the question is हिमांशु, एक मिनट, यहाँ कोई एक्सपर्ट नहीं है, एटलीस्ट मैं तो नहीं, जस्ट टाइम पास करके पोस्ट करते रहते हैं। अच्छा फिर सही है, कोई नहीं, कोई भी उसका जवाब दे सकता है किसी भी तरीके से, तो उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन मुझको थोड़ा ओपिनियन मिल जाएगा आप सब भाइयों को और बहनों की तरफ से। तो छोटा सा सवाल है कि जो हमारी इंडियन मिसाइल्स है ना, जैसे काफी वेपन्स है, जैसे स्पाइस है या फिर इजरायली है, और काफी अदर जो हमारे वेपन्स है वो काफी एक्सपेंसिव है। इफ एक मिसाइल भी जाए ना तो वो कॉस्ट करती है काफी। तो अगर पाकिस्तान में हमें अगर कोई भी एडवेंचर करना होता हो तो इवन इज कॉस्ट लॉट। तो मेरा जो क्वेश्चन है, और मेरा ये एक छोटा क्वेश्चन है, उसके बाद में फिर आप लोग आंसर करना, फिर मैं दूसरी बात पूछूंगा। तो ये क्वेश्चन होगा कि इट इज रियली वर्थ टू इवन to trying anything in Pakistan and spending our money. I mean, it costs a lot.
ये फनी क्वेश्चन है मुझे पता है, लेकिन आप लोग जवाब दे सकते हैं क्योंकि Himanshu, basically you are saying कि why are we wasting costly missiles on Pakistan or something like that? या आई मीन मेरा क्वेश्चन यही है सीधा साधा कि अगर हमें ट्रायल भी करना हो तो हम वो ट्रायल कर सकते हैं, हमको रिजल्ट पता होता है, लेकिन जो भी एडवेंचर हमने पाकिस्तान में किए हैं वो कॉस्टली होते हैं हमारे लिए, आई मीन इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंसिव, यू नो. तो do we really think Pakistan worth for our investment? Because from my opinion, Pakistan is not even our secondary target. I mean, I know we struggle with China and we are working with China right now. But for me, I feel shameful even compare with China, Pakistan, or even feeling like, we have to have a, some sort of comparison with Pakistan. I mean, Okay, understood. I understand your question. Basically उनको पंजाब वाले पाकिस्तान तक उनको सीमित कर दिया जाए तो ज़्यादा बेटर है. दैट विल एटलीस्ट मेक श्योर कि वो फालतू की चीज़ें नहीं करेंगे. हमारा सर थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना, उनकी हमें थोड़ी तंग करने वाली वैल्यू है, नथिंग मोर देन दैट. तो पर ये राजकाज के सियासत के काम जो हैं ये एक्सपेंसिव होते हैं, इंक्लूडिंग कीपिंग एन आर्मी. do you think so? If we, let's say now we have a Punjab government like up, but let's imagine that, like, I'm not saying it's real, but let's imagine if we make, I mean, I don't know if it's possible or not, but let's say Punjab government will take care of the Pakistan relations, our Punjab government, because, that's what, or our Rajasthan and Gujarat, because we have the state, border with them, Rajasthan, Gujarat, Punjab. So these three governments, in India, they normally take care of the matter of the Pakistan relations, because in the end, they're not worthful to, to be हिमांशु, part. बेसिकली इंडिया इज अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, तो सेंटर जो है दे अरे भाई टेक मैं केयर ऑफ जानता हूँ ये दैट. सब, मैं ये बट क्वेश्चन अननेसेसरी मैं थोड़ा गोल मजे गोल में पूछ रहा हूँ. चलने Please दो. understand, I know this all. I know this all. तो Please, I just हाइपोथेटिकल want जो some वो चीज answer. नहीं कर सकती अननेसेसरी. एनीवे कोई और कुछ बोलना चाहता है तो मोस्ट वेलकम टू आंसर हिमांशु. Okay, I would just like to respond to Himanshu about his first question of why bother about Pakistan. So बात ऐसी है कि कुछ चीज़ों में फ़ायदा या नुकसान नहीं देखा जाता, उन्हें बस करना ज़रूरी होता है. That's all you need about Pakistan. I don't think the higher ups in Indian establishment are any longer bothered about Pakistan. The focus has been primarily shifted to China's. That's the mood that I'm gathering. And like DFI said, that the federal structure doesn't allow the state to take decisions for the national security. So that's out of the question. And even considering that is not possible in any scenario for this country. So that's that. Thank you. Okay, so मेरा second question है. Thank you very much for answering that. I mean, all right, we understood Pakistan and India cannot be compared. And if you notice recently for last few years, significantly in the media, a lot of things is not being compared. If you compare to UPA time, there used to be so many news channel and YouTube channel another time. There's so much comparison will build with Pakistan. So I think Pakistan is important. Pakistan, we should always keep an eye, is a sneaky snake. Even I don't want to disrespect the snake, but sneaky snake. So we have to keep an eye on Pakistan. But Pakistan is really not relevant. But we have to have a 2.5 round war with Pakistan. As Manohar Singh said, our defense minister, who is not with us now in this world, but that's very important. So we need to think about Pakistan as somebody which is very not important in the geopolitics, but important in the defense policy. So my question going to be again, if anybody can elaborate, doesn't really matter if you're expert or not. It's a scenario. Right now, we have seen Afghanistan, which is a lot of movements,
a pro-Pakistani movement, they are coming Kashmir, and there have been reports where we've seen the American weapons are being used or caught in Kashmir. So how India going to handle that situation where you're going to see, because in Afghanistan there's no stability. Pakistan right now today we don't even know if Imran Khan will be there for next month or not, and so there's a lot of instability politically in Pakistan. So Pakistan is right now in a different stage, and Pakistani army is the one who take the shot. So how are we going to manage Afghanistan portfolio, Afghanistan and pro-Pakistan business in Kashmir, where we pretty much eliminated like Jaish-e-Mohammed. I just got a report today, Jaish-e-Mohammed, it doesn't even have more than 80 people active in Kashmir. So mostly Indian armed forces, thankfully, thank God we have the armed forces, we eliminated pretty much everybody. So how you see Afghan sector in Kashmir? That's my question. Anybody wants to answer that? चलो मैं ही थोड़ा सा बोल देता हूँ. Basically, Afghan factor, you want to say the Afghan people who wants to fight in Kashmir or something like that, which Pakistan used to do in 1980s and later on in later years. Yes, it's a cause for concern, especially the weaponry which US has left in Afghanistan, night vision, thermals, weapons, snipers, sniper rifles, and even bulletproof jackets, etc. So yes, it's a cause for concern, but let's see, as and when they will come, we'll make sure that they will be dispatched to their 72s. और इतने सालों से कर ही रहे हैं तो अभी भी करेंगे ही, और nothing more than that. Bas that is the short reply. There are, if possible, can we go to our next question, next topic, that is uh, the recent talks between Bahrain and India on Indian procurement of Arjun Mk2 main battle tanks. It is a very interesting topic, especially for us, because Indian Army, they have done a lip service for Arjun Mk2, just like they have done the lip service for Arjun Mark 1. So at least somebody is finding those tanks proper. We have seen in this Ukraine Russia conflict where the T series जो हैं वो mostly they are blown off, whether it is Uh, T80, uh, T72 or T90. And hello, hi Hi, Himanshu. DFI. I think it's a very good question. I think you just mentioned it's a very important question in current war. If you have seen Azerbaijan and Armenian war, and right now we are witnessing Ukraine and Russian war, and since And this is not very only that, if you see the Israeli the Hezbollah war, where the Hezbollahs take out a lot of Israelis tank, including Markava absolutely, 4. So it is absolutely, very important for us, especially our planners, defense, and Director General yeah. Mechanized Forces. So I mean, in हमें my opinion, personally, what I see, recently I'm following some of the group in. हिमांशु अगर आप हिंदी में बोलेंगे तो more people यस will हाँ जी, मैं understand. हिंदी बोलूंगा कि Thank you. जो अभी हमने विटनेस किया, क्योंकि यूक्रेन के पास भी पुराने सोवियत जो स्ट्रक्चर टैंक्स हैं, हालांकि जो इंडिया का जो T90 है वो काफी अर्जुन है, जो काफी इम्प्रूव वर्जन है, और 90% इंडिजिनियस है वो. आई मीन ऑफ कोर्स वो रशियन टेक्नोलॉजी है नहीं, लेकिन अगर हम जो वॉर सिनेरियो देख रहे हैं ना, जो आपने बताया अभी कि यूक्रेन रशिया है, जो आर्मेनिया और अजरबैजान है, और आपने अभी
दूसरा एग्जाम्पल दिया, हालांकि सीरिया में भी देख सकते हैं बात, सीरिया में देख सकते हैं बात, इसराइल में भी देख सकते हैं बात। तो मेरा कहने का मतलब कि जो हमारा वॉर फ्रंट है ना, जो पाकिस्तान के साथ है, उसमें टैंक हो सकते हैं काफी पॉसिबल सिनारियो, लेकिन चाइना वॉर के अंदर हमारे टैंक का कोई भी सिनारियो नहीं बनता। हालांकि हमारे पास ज्यादा हैवी वेट है, लाइट वेट बहुत कम है, उसके लिए काफी प्रिक्योरमेंट हो रही है। लेकिन मैं जो वॉर देखता हूँ जो हो रही है इस करंट सिनारियो के अंदर, चाइना इंडिया की वॉर जो होगी वो ज्यादातर टैंकों के द्वारा नहीं हो सकती। वो वॉर जो होगी वो मोस्टली एडवांस वेपनरी जैसे ड्रोन हो सकते हैं, उसमें काफी काफी, क्योंकि हमारे पास माउंटेन वॉरफेयर है। तो हमारी जो माउंटेन वॉरफेयर यूनिट जो बटालियंस हैं, जैसे गोरखाज हैं, असामीज हैं, जो हैं, they will be extremely useful because drone is drone, but second time drone going to be very secondary, बहुत जरूरी यूनिट होगी भारत के साथ, चाइना के साथ वॉर करने को लिए। लेकिन पाकिस्तान के साथ मैं टैंक की बात कर सकता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान के साथ जो वॉर होगी वो मैनुअल फ्रंट पे होगी, लेकिन चाइना के साथ अगर वॉर होती है ना, वो एडवांस फ्रंट पे होगी। तो हमारे जो हाइब्रिड जो सिनारियो है ना, हाइब्रिड वॉरफेयर सिनारियो है, वो दोनों ही डिफरेंट जनरेशन हो गए, क्योंकि पाकिस्तान के साथ हम अभी वॉर कर सकते हैं, लेकिन चाइना के साथ वॉर करने के लिए हमें हाइब्रिड वॉर पे जाना होगा, एक फ्यूचरिस्टिक वॉर पे जाना होगा। तो वो मोस्टली वो ड्रोन और एडवांस टेक्नोलॉजी पे और साइबर साइबर टेक्नोलॉजी पे लड़ी जाएगी। ये मेरा सोचना है, ये मेरा मानना है। देखिए ऐसा है कि मेन जो चीज है, टैंक वॉरफेयर इट्स चेंजिंग एंड वी सीरियसली नीड टू इन्वेस्ट ऑन अ हार्ड किल एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम। और अगर हम कोई अच्छा प्रोटेक्शन सिस्टम बनाते हैं, क्योंकि वी हैव गॉट ऑल द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर दैट काइंड ऑफ सिस्टम, तो अगर हम कुछ अच्छी चीज बना लेते हैं तो इट कैन बी यूज्ड ऑन अर्जुन, बीएमपीज एंड अदर थिंग्स। तो डिपेंड करता है कि हम एक ऐसा बनाएं सिस्टम जो सब पे यूज हो पाए, और टैंक एज वेल एज बीएमपीज एंड अदर व्हीकल्स। तो अगर अच्छा हम डीएफआई, उसके आपने लिए, देखा अभी मोनोथॉल का अटैक, आपने जो रशियन अटैक हो रहे हैं यूक्रेन वालों के, वो मोनोथॉल बनाते हैं, मोनोथॉल एक एक हाँ बॉटल में बनाते हैं। तो अगर आपके पास एडवांस एडवांस इक्विपमेंट भी है ना, तो आप अगर आप मिसाइल को भी झेल ले सकते हैं, उसको उसको आप पेनिट्रेट कर देते हैं, अपनी विजिबिलिटी भी। हिमांशु, आप देखें बेसिकली जब आप क्या कहते हैं टैंक के अंदर हो और सारे सिर्फ उसके जो दो तीन चीजें होती हैं उसके थ्रू करें तब आई कैन अंडरस्टैंड, बट मॉडर्न टैंक्स और स्पेशली जैसे कि सी थ्रू आर्मर वगैरह जो टेक्नोलॉजी आ गई है, तो और अगर उन प्लेस पर रिमोट ऑयल वेपन गिरा, स्टेशन। अगर अगर उन पर पेट्रोल गिरा, पेट्रोल नॉर्मल पेट्रोल बम, जो हमारा पेट्रोल बम होता है, अगर वो गिरा तो क्या करेंगे हम? वो तो 10 10 10 हिमांशु, इट्स रुपए अ की बोतल है। टैंक, इट्स अ न्यूक्लियर एनबीसी। सारे जितने भी मॉडर्न टैंक्स हैं एनबीसी से होते हैं, तो न्यूक्लियर बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन से प्रूफ होते हैं। तो आप अगर पेट्रोल भी कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उसके कुछ सेंसर्स आप ब्लॉक कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो और अगर रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन लगाओ और आपके पास सी थ्रू आर्मर हो, यू कैन सी द अदर साइड। एंड प्लस ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं मोस्टली इट्स हैपनिंग इन अ अर्बन इन्वायरमेंट। तो जो नॉर्मल टैंक टू टैंक फाइट है उसमें दीज थिंग्स आर यूजलेस। तो बेसिकली एंटी टैंक्स वेपन्स ही होते हैं। तो आप छत में से कुछ कॉकटेल की बॉटल्स, बियर बॉटल्स या दूसरे इसमें डाल करके ग्लास बॉटल्स में फेंक दे। जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना डीएफआई भाई, तुम्हारा नाम नहीं जानता मैं डीएफआई, लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो अर्बन वॉरफेयर में ही है। जो नॉर्मल नॉर्मल जो लीथल वॉर होती है ना, नॉर्मल विदाउट पीपल इन्वॉल्व, उसमें तो आपकी बात समझ जा सकती है। लेकिन हमारे जो नेबर हैं, जैसे जैसे पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान in some other way we will going, our tank going to be rolled in Lahore, in Islamabad some points, and Himanshu, वो why would you want to get into a city like Lahore when you can take over other lands जो खाली हैं fields में?
अननेसेसरी नो ये मेरा सारी मेरा कहने का चीजें, मतलब है कि ये सारी चीजें जो है ना, ये टैंक्स के लिए बड़ी डेंजरस सिचुएशंस हैं, माउंटेन्स हो I गई या know, but बाकी है। Russia is right now having a problem. So if country like Russia, उनको तो पता, उनको तो पता होना चाहिए ना कि ये क्या होगा वहां पर। ये तो उनको हिमांशु, एडवांस। पता नहीं कैसे रशियंस लड़ रहे हैं, आई डोंट थिंक वो ठीक से भी लड़ रहे हैं, पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। अमेरिकन जो है चारों तरफ गोलियां चलाते हैं, रशियंस तो बिल्कुल सोच समझ के बेचारे धीरे धीरे चला रहे हैं। तो एनीवे, इस पॉइंट पे किसी और का सवाल लेते हैं। somebody has raised hand। हाँ प्लीज चलो। Well, जहाँ तक what you just said, DFI, is it okay? Should I speak in English or Hindi? हिंदी में कर लें तो मोर पीपल विल अंडरस्टैंड। इट्स नॉट दैट वी डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश, बट Okay, कुछ okay. कुछ हमारे भाई हैं तो उनके लिए ज्यादा इजी हो जाता है तो समझना। जैसा आपने अभी बोला कि जो बहरीन का रिक्वेस्ट आया है, एज फार एज नो, इट्स नॉट फॉर मार्क 2 एक्चुअली, वो मार्क 1A के लिए है। और वो थोड़ा सरप्राइजिंग भी है। जिस न्यूज़ आउटलेट पे न्यूज़ आई है, दैट इज अ बिट सस्पिशियस। इट कुड बी अ प्लांटेड न्यूज़, इट्स नॉट नेसेसरली द ट्रूथ। जब तक फाइनलाइज नहीं हो जाती डील, तब तक यू नेवर नो। पहली बात तो ये है। और दूसरा, जो एज फार एज अर्जुन इज कंसर्न, जो इंडियन आर्मी खुद ना ले, कोई और बाहर का नेशन उसे क्यों खरीद रहा है, दैट इज रियली सरप्राइजिंग पॉइंट। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि जो काफी रेयरली होता है कि जो मिलिट्री हार्डवेयर आप खुद ना यूज करो, वो कोई फॉरेन मिलिट्री आपसे खरीद ले। तो ये एक बात है उसमें। और मार्क 1A की जहां तक बात है, मार्क 1 में काफी प्रॉब्लम्स थी, एज सभी को पता होगा। उसका वजन काफी ज्यादा था, आर्मर वॉजन दैट इफेक्टिव, और उसका इंजन भी हम इंपोर्ट करते थे, एंड ऊपर से जो इंपोर्ट करते थे वो भी वॉजन दैट पावरफुल, बिकॉज ऑब्वियसली आपका वजन बहुत ज्यादा है, तो आप कितना भी पावर लगा दो, वो इट विल स्टिल बॉग द टैंक डाउन। सो अब उसके बाद आई स्टॉप्ड looking up Arjun because I lost interest. But for whatever reports are there, it's said that Mark 1 was a very bad tank. Mark 1 के बारे में मुझे पता नहीं है that फिलोसोफर, Bahrain. हैव यू एवर सॉ अर्जुन टैंक इन पर्सन along with I, other tanks? yeah, along with other tanks, no, but I think I have seen Arjun Mark 1 a long time before. Okay. Not only I saw it, I was on top of it. I had the pleasure of even measuring some of the armor in very जो wheels के पास वाला एरिया वहां तक का। So Really? I can tell you, yes, and I had a pleasure of measuring the same with the other tanks of the T series. तो T series में आपको इतना बता दूं कि it was only 1 or 2 centimeters, and Arjun had a 4 inch of armor metal plate. तो I'm not a तो metallurgical expert, लेकिन तो आर्मर की थिकनेस, आर यू श्योर कि आर्मर की थिकनेस ही तो उसका जो रेजिस्टेंस पावर डिसाइड तो करता है? तो तो अगर आपको थोड़ा सा भी उसके बारे में पता हो, तो एक आती है GSQR आर्मी की। तो अर्जुन जो है वो इट इज मेड एज पर द GSQR ऑफ द इंडियन आर्मी। और बाकी टैंक्स आते नहीं आते, इसलिए शुरुआत में यही मैंने कहा था कि T सीरीज वाले, स्पेशली T90S जो है, वो बड़ा ही उसका एक्चुअल नेम होना चाहिए T72UB या BU। T72BU, क्योंकि उसमें इट्स ओनली अपग्रेड ऑफ द T72 टैंक, क्योंकि गल्फ वॉर में T72 परफॉर्म वेरी बैडली। तो रशियंस ने जस्ट उसका नाम चेंज करके, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके, कॉस्मेटिक चेंजेस करके अच्छा, कोई वो जवाब दे पाएगा कि चाइना हमें वो के चिपका खिलाफ? दिए। और वही टैंक जो है वो आ रहे थे। और सबसे बड़ी उसमें परेशानी ये है कि इवन उसमें तो खैर 3 मेंबर क्रू है, बट उसमें जो एमओ है वो क्रू मेंबर जहाँ बैठते हैं उनके नीचे है। तो वंस जो स्ट्रक्चर को अगर पेनिट्रेट करता है कोई भी एंटी टैंक वाला या कोई भी, और जरा सी चिंगारी लगती है तो धू धू हो जाता है, टर्रेट ही उड़ जाती है सेकेंडरी एक्सप्लोजन से। तो
इट्स वेरी डेंजरस। और आप अभी भी देख ही रहे होंगे यूक्रेन वाली वॉर में कि क्या हो रहा है। और रशियंस का तो ऐसा है कि टैंक है, उड़ जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके पास टैंकों की भी कमी नहीं है, उनके पास क्रू की भी कमी नहीं है, नॉन स्टॉप चलते रहते हैं। अमेरिकन वाले वो अलग तरह से सोचते हैं। उनको टैंक अगर कहीं बाहर भी लेकर जाना है तो अटलांटिक या दूसरा पूरा समुंदर पार करके लेके जाना पड़ता है। तो कॉन्सेप्ट वाइज भी अलग है और टैंक अपनी डॉक्ट्रिन के हिसाब से बनाए जाते हैं। तो हमारे इसमें तो पहाड़ों का टैंक है T90 उसको हम डेजर्ट में यूज करते हैं। तो एनीवे और कोई कुछ पूछना चाहता है? को होस्ट आप थोड़ा सा। मेरा मेरा क्वेश्चन ये है कि चाइना के खिलाफ ये टैंक यूज हो सकते हैं किस सिनारियो में? हिमांशु, चाइना के साथ आप कहाँ लड़ेंगे? या तो कश्मीर बॉर्डर पे लड़ेंगे, वहां पे तो टैंक ले जाना यानी बेवकूफ़ी है। अ, जैसे कि इजरायली और हिजबुल्ला वाले केस में था। तो आई डोंट थिंक अगर हम टैंक नहीं भी ले जाएं और चाइनीज टैंक लेकर आए तो कोई भी वापस चाइनीज टैंक वापस चाइना जाएंगे। अगर आप बिल्कुल ठीक समय पे सही जगह पे उनको इंटरसेप्ट करें तो माउंटेन्स में तो इट्स बेसिकली डेथ ट्रैप फॉर टैंक्स। सर वो और एंटी टैंक वाले आजकल तो इतने सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं, तो वाई नेसेसरी टैंक्स को ले जा करके। तो कहने का मतलब है कि हमारी जो सारी इन्वेस्टमेंट टैंक में है वो खाली पाकिस्तान के खिलाफ है, क्योंकि हमें तो और कोई थ्रेट भी नहीं है। क्योंकि चाइना के साथ तो मैंने जो बोला पहले, मेरा जो पहला क्वेश्चन था कि भाई चाइना के साथ तो हमारी जो वॉर होगी वो हाइब्रिड और मॉडर्न वॉरफेयर होगी, बहुत ही एडवांस वॉरफेयर होगी। लेकिन पाकिस्तान को हम बोल सकते हैं कि उनके साथ वॉरफेयर होगी वो जो होती है ना जंगल वॉरफेयर, नॉर्मल वन वॉरफेयर होगी। तो हिमांशु, तो हमारे इसमें तैयार कहाँ है? हम पता नहीं क्या क्या चीजें इंडक्ट कर रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं, इमरजेंसी बेसिस पे पता नहीं क्या क्या प्रोक्योर कर रहे हैं, अभी तक तो वो वो भी बात नहीं सही पता। है। और नहीं, वो बात सही है आपकी। बेसिकली अगर आप देखो तो कई चीजें हैं जो हम प्रोक्योर कर सकते थे। इवन टैंक वॉरफेयर या कुछ एक ऐसे आर्टिलरी सिस्टम्स हैं जो बीएमपी पे लगा करके चला सकते थे। एक एक 630 गन्स को कुछ व्हीकल्स पे लगा करके, आप जैसे कह रहे हो कि हाईटेक वॉर होगी तो एंटी क्रूज मिसाइल सिस्टम के लिए और बाकी चीजों के लिए यूज करने के लिए ड्रोन्स के अगेंस्ट में वी नीड टू हैव दोस काइंड ऑफ थिंग्स। कहीं नहीं है। I mean, my prediction is we have to face a two almost different war scenario. क्योंकि जो पाकिस्तान के साथ जो वॉर है ना, वो आप सब जानते हैं किस तरह की वॉर होगी। तो मुझको उसमें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। उसमें टैंक भी यूज होंगे बहुत ज्यादा। लेकिन जो चाइना के साथ वॉर होगी ना, उसमें कोई भी ऐसा सिनारियो नहीं है जहां हमारे टैंक यूज होंगे, और आर्टिलरी भी बहुत लिमिटेड यूज होगी। क्योंकि जो जिस तरह की पोजीशन हमारी चाइना के साथ है, जो बॉर्डर है, तो वो तो मोस्टली मॉडर्न वॉरफेयर होगा। कि मेरा कहने का मतलब है कि कोई क्रिटिसाइज नहीं करना इंडिया को। मेरा कहने का मतलब है कि आपको एक तरफ तो आपको जाना है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर सिनारियो में पाकिस्तान के साथ, आई मीन नॉट रियली देयर टू बी ऑनेस्ट, लेकिन सेकंड सिनारियो में आपको जाना 5th जनरेशन में, 6th जनरेशन में, कि हमारी जो वॉर सिनारियो है ना, दो नेबर हैं, वो दोनों बहुत अलग नेबर हैं। यानी कि जैसे रशिया के नेबर्स हैं, जैसे यूरोप के अंदर मैनी कंट्री उनके नेबर हैं, अमेरिका के पास नेबर हैं, उनकी वॉर सिनारियो बहुत अलग है। लेकिन इंडिया के साथ दो न्यूक्लियर नेशन है और दोनों ही एनिमी हैं, और दोनों बहुत अलग हैं आर्मी के और वेपनस के सिस्टम में, बहुत अलग है। क्योंकि चाइना बहुत एडवांस है साइबर टेक्नोलॉजी के अंदर, मिस इन्फॉर्मेशन इन टेक्नोलॉजी के अंदर। जो हम रशिया और यूक्रेन की वॉर देख रहे हैं, किस तरह वर्ल्ड ब्लॉक कर देता, सारा मामला सब कुछ ब्लॉक कर देता, किस तरह मिस इन्फॉर्मेशन जो है और जाती है। क्योंकि चाइना के अंदर तो अलग पॉलिटिकल सिस्टम है, हमारे यहाँ तो अंदर ही हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है बहुत अलग है। तो जो चाइना की न्यूज़ है हमारी कांग्रेस मीडिया रन करती है, कम्युनिस्ट पार्टी रन, जो भी अपोजिशन पार्टी है वो चाइना की न्यूज़ पिकअप कर देती है, रन करती है। वो तो पाकिस्तान की न्यूज़ भी पिकअप करती है, तो उससे मोरल डाउन होता है। इन 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 हिमांशु, मैं शॉर्ट में अगर आपको बताऊं तो
we need to test systems and equipments which through which we can reach Beijing and Shanghai. तो जैसा आर्ट ऑफ वॉर में कहा है कि उनको लगे कि हम उनके पास जा रहे हैं तो ज्यादा बेटर है इस अपनी वॉर को अवॉइड करने के लिए। तो जितना हम अग्नि अग्नि 6 अग्नि 5 MIRV और बाकी चीजें जो शंघाई तक पहुंचने के लिए और बीजिंग तक पहुंचने के लिए जितना ज्यादा टेस्ट करेंगे, जितने और ऑप्शंस ऐड करेंगे उसमें, चाहे लॉन्ग रेंज बम्बर्स हो, चाहे मिसाइल्स हो, हाइपरसोनिक क्रूज या दूसरे जितने भी तरीके के, तो मेरे ख्याल से हम उतना जल्दी और उतने सही तरीके से वॉर को अवॉइड कर पाएंगे एज कम्पेयर टू कि वो इन जगहों पे जहाँ पे वो उनको लगता है कि यहाँ से हमें वो तंग कर सकते हैं। सर तो मेरा एक क्वेश्चन था हाँ प्लीज सर, विद रिगार्ड्स टू अर्जुन ही, एक ग्राउंड प्रेशर के बारे में एक वो कॉन्सेप्ट आता है, एक प्लीज वो समझा दीजिए। सेकंड, कंपेयर टू द इंडक्शन ऑफ VT4 जो पाकिस्तान ने भी लिया है, और अर्जुन MK1A अगर की बात करें तो वो कहाँ स्टैंड करता है। नंबर 3, गिवन द सैंक्शंस का जो सीन चल रहा है उसके बाद क्या स्प्रूट SD इंडिया लेगा या फिर वो L&T will work something with the K9 chassis, के वज्रा वाला चैसी। कोई इसको आंसर करेगा? एक फर्स्ट पॉइंट ले लेते हैं, ग्राउंड प्रेशर का। हर एक टैंक का अलग अलग ग्राउंड प्रेशर होता है। अर्जुन का पर स्क्वायर फीट ग्राउंड प्रेशर या स्क्वायर इंच ग्राउंड प्रेशर काफ़ी कम है कंपेयर टू T सीरीज टैंक। तो एटलीस्ट रेत में या बाकी जगहों पे वो धंसता नहीं है उतना फास्ट एज कंपेयर टू अदर्स। एंड विद रिस्पेक्ट टू अदर जो VT4 टैंक से रिलेटेड है, नए चाइनीज वाले हैं, नए टैंक्स हैं। मेरे ख्याल से अगर आप कोई हमारा ही कोई पुराना मेरा कोई पोस्ट वगैरह देखेंगे तो वो टैंक फैक्ट्री दिखा रहे थे, चाइनीज टैंक फैक्ट्री, और वो कैसे बन रहा था। तो साइडवेज जो है उसका आर्मर बहुत वीक है। साइडवेज में एक पर्टिकुलर व्हील्स के बीच में आप अगर उसको हिट कर सकते हैं तो इट कैन टेक आउट द एंटायर टैंक। मेरे ख्याल से आई डोंट थिंक साइडवेज 1 या 2 इंच से भी ज़्यादा होगा उसका आर्मर, स्पेशली व्हील्स के पास वाला एरिया, स्कर्ट जो है उसके पास। सर उसके रोड व्हील्स तो बहुत, आई एम नॉट वेरी वो एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन उसके रोड व्हील्स बहुत सिमिलर लगते हैं जो रशियन टैंक्स के आते हैं। और अभी जो सर कॉन्फ्लिक्ट हुआ, सर हम में से कोई एक्सपर्ट नहीं है, बस बट स्लाइटली बेटर इन्फॉर्म्ड, क्योंकि वही चाइनीज जो है वो अपने टैंक्स और बाकी चीजें करते रहते हैं। एंड कुणाल सर हैं हमारे, तो काफी टाइम से बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स और बाकी जगहों पे भी हैं, तो वो भी काफी पोस्ट करते रहते हैं। प्लीज फॉलो हिम। आज आए नहीं है यहाँ पे। एक मिनट, निंजा इज हियर, निंजा इज हियर, लेट्स इनवाइट हिम। हाँ, कुणाल विश्वास जो है। निंजा आपको सुन रहे हैं, कैन यू आंसर दिस? स्प्रूट SD वाला एक बार बता दो। क्या चीज? जो स्प्रूट SD लाइट टैंक था ना, वो 25 या 16 टन कैटेगरी वाला, जो आई थिंक निंजा विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू टेल यू दिस। निंजा फॉलो करते हैं। I have invited him, Ninja Monkey. और दूसरा, अभी जैसे जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है सर, जो इस पूरे इसमें जिस तरीके से एंटायर रशियन आर्मर को एक, आई डोंट नो क्या डॉक्ट्रिन था, बट जिस तरीके से NLAW और जैवलिन ने जो किया है डैमेज, जैक इन द बॉक्स इफेक्ट काफी देखने को मिल रहा है। ये हम अगर जैसे अभी डिस्कशन चल रहा था कि इंडिया पाकिस्तान में लड़ाई होती है, सर पाकिस्तान के अर्बन सेंटर्स आर लाइक 20 किलोमीटर्स फ्रॉम द बॉर्डर। क्या स्पेशली पंजाब वाले सेक्टर में विल द आर्मी बी विलिंग टू थ्रो अवे आर्मर लाइक दैट एट स्पेशली एट अर्बन बिल्डअप? वहाँ पे उनके कनाल्स भी हैं, उसके बाद ट्री प्लांटेशंस भी हैं, और जिस तरीके का बिल्डअप है वहाँ पे, विल द आर्मर सफाइस इन सच अ सिनेरियो? और माउंटेन्स के केस में तो अलग है। एंड आई वुड लाइक टू
बेग टू डिफर फ्रॉम मिस्टर हिमांशु की माउंटेन में आर्टिलरी नहीं चलती. माउंटेन चाइना वाले सिचुएशन में आई थिंक आर्टिलरी विल बी अ वेरी बिग डिसाइडिंग फैक्टर. किसके पास ज्यादा रीच है, किसके ऑब्जर्वेशन ओपी ऑफिसर कहाँ बैठे हुए हैं, किसके पास ज्यादा वो है, दैट विल डेफिनेटली डिसाइड कि आप कहाँ कौन से पीक को टारगेट कर रहे हो, किसको एड्रेस कर सकते हो. टैंक के मामले में डेप्सांग के अलावा और सिक्किम के 2-3 जगह वहां के अलावा तो कोई टैंक चलने वाले हैं नहीं. और उनमें मेरे हिसाब से आर्मी शायद से अपनी एटीजीएम वाले बंदे ही बिठाएंगे. कभी व्हाइट नाइट कोर का आया था, आई थिंक एक वीडियो आया था शॉर्ट जहाँ वो जिप्सी पे एटीजीएम लगा के और जो मैन पोर्टेबल वो थे. ये मेरा पॉइंट था. थैंक यू. निंजा आप आंसर करेंगे? I actually didn't quite get the question. मतलब आप कहना क्या चाहते हो? You basically want to ask कि इंडियन आर्मी कितनी इफेक्टिव होगी पंजाब में? नहीं सर, वो नहीं कह रहा था. मेरा एक पॉइंट था कि क्या उतना कर सकते हैं. मेरे मेन क्वेश्चन था कि जो स्प्रूट एसडी वाला जो टैंक है जो देने की बात करी जा रही थी, वो अभी रशियन सैंक्शंस के देखते हुए विल इट बी वाइज, और क्या गवर्नमेंट We are not buying the Sprute SD. End of story. We are not buying it. ओके, तो क्या वो K9 वाले चैसी के ऊपर काम कर रहे हैं? इंडिजिनस डेवलपमेंट में है. 2 अलग अलग टैंक्स के इंडिजिनस डेवलपमेंट है. एक भारत फॉर्ज के पास अलग डिजाइन बन रहा है, एक एलएनटी के पास अलग डिजाइन बन रहा है. You will possibly get to see both in trials and then one getting selected at the end with both companies making it. ये होना चाहिए. अब that is what I know about. आइडियल कंडीशन में वही होना चाहिए. आइडियल कंडीशन में ये होगा 2023 तक आपको भारत फॉर्ज की गाड़ी दिखनी चाहिए. एंड आई थिंक 23 एंड 24 बिगिनिंग तक एलएनटी का मॉडल भी आना चाहिए. बट सर फिर स्केप्टिकल भी तो हो सकता है ना आदमी, जिस हिसाब से जो WHAP के साथ हुआ, कैस्ट्रल के साथ जो हुआ कि ट्रायल्स ही चले गए, डिप्लॉयमेंट कहाँ हुआ किसी को पता नहीं, या फिर ऑर्डर भी नहीं हुआ. WHAP के ऑर्डर सबको इस साल देखने चाहिए. देखिए अभी जो ये कॉन्सेंट्रेटेड पुश है टुवर्ड्स इंडिजिनस सिस्टम्स, ये काफी बड़ा है फॉर द लास्ट कपल ऑफ इयर्स. ऑब्वियसली कई सालों का इनर्शिया है, चेंज करने में थोड़ा टाइम लगता है. आप रातों रात हर चीज चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर हम कुछ मान लीजिए, इफ यू चेंज complete equipment of a regiment, we should still be able to move the regiment to any part of India if required. That means उस रेजिमेंट का इक्विपमेंट रिपेयरेबल होना चाहिए इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, विच मीन्स मेरा आर्मी बेस वर्कशॉप में उसका इक्विपमेंट को रिपेयर करने के लिए स्पेयर्स, मैन पावर, ट्रेनिंग, ऑल ऑफ दैट इज रिक्वायर्ड. ये रातों रात कभी नहीं होने वाला. वो तो नहीं होने वाला सर. कभी क्लास ए व्हीकल है तो उसके लिए आपको पूरे का पूरे सिस्टम को वो करना पड़ता है. जो मैं कई बार ट्विटर पे लिखते रहता हूँ, एज फार एज क्लियर हमको ये होना चाहिए कि BMP-2 हो या T-90 हो या T-72 हो, ये सारी यूनिट्स हमारे पास 2040-45 से पहले कंप्लीटली नहीं हटेगी. दिस इज अ मल्टी डेकेडल प्रोसेस. ये धीरे धीरे आपको साल में 100-150 यूनिट करके चेंज होते हुए दिखेगा. एंड ओवर 20 इयर्स आपके 2000-2500 यूनिट चेंज होंगे. रातों रात कुछ नहीं होगा यहाँ पर. नहीं, वो आई एग्री विद यू टोटली सर. माय क्वेश्चन जो पंजाब के ऊपर था ना सर, मेरा जो असेसमेंट है विद माय लिमिटेड नॉलेज, जिस तरीके से पाकिस्तान पंजाब का जो शकरगढ़, बल्ज वगैरह के पास में जितने उनके अर्बन सेंटर्स बहुत पास में है, प्लस वहाँ पे उनके कनाल सिस्टम्स भी हैं. कनाल्स के पास में उन्होंने यूकलिप्टस के ट्री वगैरह भी लगा रखे हैं. अगर आप जियो उस पे देखें तो इन द इवेंट ऑफ अ सिमिलर सिचुएशन, जैसे असल उत्तर वाला हो गया था या खेमकरण का जो टैंक बैटल्स हुए थे, क्या आज के टाइम पे वो पॉसिबल होगा? नंबर 1, गिवन द एडवेंट ऑफ ATGMs, हमारे पास भी है उनके पास भी है. और क्या दोनों तरफ पे के कमांडर इतने बेवकूफ होंगे कि अपने आर्मर को ऐसे तरीके से छोड़ दें कि जहाँ पे जो ATGM स्क्वाड्स हैं वो पेड़ों पे छिपे या फिर कैनाल्स के अंदर, क्योंकि क्रॉस करने में टाइम तो लगेगा ऑब्वियसली. 100%. यस, यू आर राइट. जैसे जैसे मैन पोर्टेबल वेपन्स ज्यादा ताकतवर होते जा रहे हैं, इट इज अ डेंजर बोथ फॉर अस एंड फॉर देम, बिकॉज अल्टीमेटली चाइनीज टैंक्स जो पाकिस्तान यूज करती है वो भी उसी सोवियत डिजाइन फिलोसफी के प्रोडक्ट है जो हमारी डिजाइन फिलोसफी के प्रोडक्ट आज के डेट का. तो उसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है. मतलब इंटरनल, इफ यू लुक एट इंटरनल टेक्निकल्स में द बेस फाउंडेशनल डिजाइन फिलोसफी रिमेन्स द सेम. ऊपर कुछ चेंजेस है. ओके. इनफैक्ट ऑटो लोडर भी सेम है. इवन एमओ वाला जो जहाँ पे रखते हैं वो भी सेम है. और इवन जो
इसका अल खालिद का जो मिसाइल है वो भी इट्स बेस्ड ऑन द T-72 एंड T-90 टैंक मिसाइल, राइट निंजा? बेसिकली चाइनीज पूरी जो चाइना की जो टैंक डेवलपमेंट थी ना, बेसिकली उन्होंने सबसे पहले T-55 के ऊपर T-59 टाइप 59 बनाया, टाइप 59 के फिर टाइप 62 टाइप 69 अलग अलग वेरिएंट्स बनाए। फिर उनको ईरान इराक वॉर के दौरान 1980 में नहीं, पहले तो चाइना सोवियत वॉर के दौरान उनको T-64 मिल गया एक आध, उससे इन्होंने टाइप 85 डेवलप किया। फिर ईरान इराक वॉर में इन्होंने T-72 जुगाड़ किया ईरान से, ये इराक से ईरानियन T-72 जुगाड़ किया। उससे फिर इन्होंने टाइप 96 डेवलप किया। और अभी जो इनका टाइप 99 है, इट हैज सम टेक्नोलॉजी दैट दे एक्वायर्ड फ्रॉम द रशियंस, व्हिच इज बेसिकली द T-90 टेक्नोलॉजी। यस, उसमें आर्मर अलग है, चाइनीज आर्मर अलग है। चाइनीज ने काफी मॉडर्नाइजेशन की अपने आर्मर की, उन्होंने साइट्स बहुत बेटर लगाए हैं, उनके इंजन्स इंडिजिनस है। ऐसा नहीं है कि टैंक्स कंप्लीटली सेम है, कभी नहीं बोलूंगा कंप्लीटली सेम है, बट फाउंडेशनल डिजाइन फिलोसफी चाइना की आर्मर की और हमारी आर्मर की मोरल सेम है, अदर देन द लेटेस्ट टाइप 99 A2 वगैरह वगैरह, वेयर यू वुड फाइंड अ लॉट ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी आल्सो गोइंग इन, बिकॉज दैट इज आल्सो अ मच हेवियर टैंक। दोनों के दोनों एक तरीके से सोवियत उसमें है, सोवियत ट्री से ब्रांच आउट हुए हैं। यस यस, चाइना ने तो अपनी पूरी आर्मर सोवियत एवोल्यूशनरी फिलोसफी को फॉलो करते हुए क्रिएट किया। हमने इनफैक्ट वहां गलती की, हमने कोई एवोल्यूशनरी फिलोसफी नहीं फॉलो की। सर हमने ये पहले उस ब्रिटिश टैंक बनाए, इंडिया में विजयन था, फिर हम अचानक से रशियन टैंक्स बनाने लगे T-72, और बीच में हमने जर्मन के साथ मिलकर के अर्जुन का भी डेवलपमेंट कर डाला। तो हम तो इधर उधर भागते रहे, बट दिस टुक स्टेड ऑन वन पाथ। दैट इज व्हाई आई वुड से दैट उनकी आर्मर आज के डेट में, in a way you can say that armor development has been more successful than ours, because they stuck to that one path and they kind of got expertise in that path. हमने कई सारे paths follow किए and kind of lost the way everywhere. एंड निंजा एक और चीज है कि ऑल द लेटेस्ट टैंक्स, बीट चाइनीज, अमेरिकन, रशियंस या जो भी हैं, ये सारे अब हैवी होते जा रहे हैं बिकॉज प्रोटेक्शन ऑफ क्रू इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। बट हमारे वाले जो हैं वो मीडियम वेट टैंक पे ही अटके पड़े हैं, गॉड नोज व्हाई। Yeah, ultimately, you know, the weight of a tank does not matter. Ground pressure is what really matters. That is the scientific term. It's pounds per square inch. अगर आप पाउंड्स पर स्क्वायर इंच पे जाओगे तो अर्जुन का ग्राउंड प्रेशर इज एक्चुअली लोअर देन दैट ऑफ द T-90। ये नहीं है कि अर्जुन बहुत हैवी बैठता है जमीन पे, उसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन बेटर है। बट एनीवेज दैट इज अ कॉल। देखो, इट इज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द वेट। हमारे, जो मैंने पहले बताया, हमारे ऑफिसर्स रिलक्टेंट रहे हैं ओवर इयर्स बिकॉज द एडिशनल एक्सपेंस इज सो हाई दैट इट विल नीड टू बी अमोर्टाइज्ड ओवर अ नंबर ऑफ इयर्स। एंड वो सारा जब दिखता है तो फिर वो कहीं ना कहीं जाके अटक जाता है मामला, कि 20 साल तक आप बेस वर्कशॉप मॉडिफाई करते रहोगे, आपको टैंक ट्रांसपोर्टर्स चेंज करने पड़ेंगे, रेलवे ट्रांसपोर्टर्स, ट्रक ट्रांसपोर्टर्स, आपको सारी मैन पावर ब्रिज ट्रेन करनी पड़ेगी, मेंटेनेंस की लंबा चौड़ा कहानी है ये। ब्रिज भी तो चेंज करना है ना सर। अच्छा, ब्रिजेस इजिप्ट और इजराइल वॉर जो हुई थी टैंकों में, वो भाई पर फायदा उसके क्या वजह कि एक एंटी टैंक वेपन उस पे लगता है और पूरा उड़ जाता है, इतने सब कुछ होने के बावजूद। यार तो ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। देखो, हम लोग को ज्यादा दिखते हैं रशियन टैंक्स उड़ते हुए बिकॉज फ्रैंकली रशियन टैंक्स बिकते ज्यादा है। वेस्टर्न टैंक्स सस्ते हैं, जंगों में कम यूज, वेस्टर्न टैंक्स महंगे, जंगों में कम यूज होते हैं। रशियन टैंक सस्ते हैं, जंगों में ज्यादा यूज होते हैं। इट इज एज सिंपल एज दैट। टर्किश ने लेपर्ड 2 उतारा था सीरिया में, वो भी कॉर्नर 2 से डैमेज हो गए थे, वो भी इन यूज, वो भी काफी सारे डिस्ट्रॉय हो गए थे कॉर्नर 2 की वजह से, अच्छा, उनको भी आपके स्कूल विड्रॉ में करना पड़ा था। निंजा The Iraqis lost M1A2 to ISIS using Russian anti-tank missiles. That does निंजा not just happen. अच्छा, आप लोग निंजा बोल इट रहे इज हैं लाइक कि सेइंग कि मारुति 800 के ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं और मर्सिडीज और उसके रोल्स रॉयस के कम होते हैं, समथिंग लाइक देखो, दैट। दो चीजें हैं कि यस, मारुति 800 के ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, होंडा सिटी के एक्सीडेंट्स कम होते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे होंडा सिटी की सेफ्टी फीचर्स भी बेटर है। तो यस, देयर इज अ पॉइंट कि वेस्टर्न टैंक्स महंगे होते हैं, बट उसमें क्रू सर्वाइवेबिलिटी बिल्ट इन होती है, मगर टैंक सर्वाइवेबिलिटी 100% कोई नहीं गारंटी करता। टैंक सर्वाइवेबिलिटी नहीं होती है 100%। आपको अगर एक कॉर्नेट नहीं उड़ाएगा तो हो सकता है आपको अटाका उड़ा दे, आपको अटाका नहीं उड़ा सकता तो हो सकता है आपको स्ट्रूम उड़ा दे, आपको स्ट्रूम नहीं उड़ा सकता आपको कोई दूसरा एंटी टैंक मिसाइल उड़ा दे, पर कुछ ना कुछ विल गेट थ्रू योर आर्मर। या फिर माइंस।
और आपका दिन खराब हो तो माइंस या बाकी चीजों से जो है टैंक Anything can happen. Yeah, Himanshu wants to speak. Let me cut off my mic so he can. हेलो, कैन यू हियर मी? यस यू कैन हियर यू। हाँ, तो आपको पता है कि जो यम कपूर वार हुई थी ना इजराइल और इजिप्ट में, उसमें जो इजिप्शियन थे उनके पास जो थे वो तो रशियन टैंक थे। तो I आप लोग cannot hear you at तो all, my friend. एक मिनट, Yeah, Himanshu, I actually could not hear anything that you said. मतलब सुना ही नहीं दिया मुझे तो actually. किसी और को दिया तो मुझे कोई बता सकता है, I don't know. Or if someone else can answer, because मुझे तो नहीं, नहीं सुनाई दिया. हिमांशु का क्लियरली सुनाई नहीं दिया। एनीवे कोई और कुछ बोलना चाहता है? 1.5 घंटा तो हो गया है, तो लेट्स थोड़ा सा और कर लें शॉर्ट, अगर एक दो और कोई सवाल हो तो। ऑलरेडी 1.5 आवर्स एज पास्ट। वैसे क्या लगता है निंजा, ये इमरान खान का, और लगता है यू कैन सर्वाइव, क्योंकि वो अब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बारे में बोलने लग गया है, और बाकी लोगों को, और धीरे धीरे पाकिस्तान आर्मी को तो वो पहले से ही क्या जानवर कह चुका है। तो क्या लगता है कुछ होगा उसका? यार, as I always maintain, पाकिस्तान ऐसा कंट्री है जहाँ पर मल्टीपल competing पावर सेंटर्स है, इवन विद इन इट्स पॉलिटिक्स एंड विद इन इट्स मिलिट्री। पहले तो 3 पावर सेंटर आपके अलग है, क्लरिक्स, द रिलीजियस लीडरशिप, जिनको लगता है कि हम पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप को हम चलाते हैं। सेकंड, यू हैव द मिलिट्री लीडरशिप, जिनको लगता है कि हम पॉलिटिक्स और क्लरिक्स को हम चलाते हैं। और तीसरे, पॉलिटिशियंस, जिनको लगता है कि हम क्लरिक्स और मिलिट्री को चलाते हैं। पता नहीं कौन किसको एक्चुअल चलाता है। एट द वहाँ एंड, हर ऑल्सो वहाँ विद हर इन द कोई मिलिट्री, किसी ना, हाँ निंजा, ऑल्सो वहाँ हर विद, कोई किसी और को चलाता है। हाँ, उनको लगता है हम एक दूसरे को चला रहे हैं। एंड ऑल्सो विद इन द मिलिट्री, आपके पास अभी अलग अलग गुट हो गए हैं। कुछ पुराने सीनियर ऑफिसर्स हैं हु आर वेरी गुड फ्रेंड्स विद लैंगली एंड वॉशिंगटन, एंड सम न्यू सीनियर ऑफिसर्स हु आर वेरी गुड फ्रेंड्स विद बीजिंग। तो वहां पर भी आपका एक गुटबाजी है। तो ये सारा गुटबाजी आपस में खेल खेल चल रहा है। उसी के बीच में इमरान खान ने इंडिया का नाम ले लिया। मुझे तो लग रहा है वो यहाँ पर अप्लाई करने वाला है असाइलम के लिए, और उसको पकड़ जाएंगे तो जेट पकड़ के यहाँ ना भाग जाए। इमरजेंसी लैंडिंग के परमिशन मांगेगा। इवन सम न्यूज वाज गोइंग ऑन, जो उनके मेन जो एडिटर्स हैं वो कह रहे थे कि इट मे बी पॉसिबल कि इमरान खान इज गोइंग टू रिलीज सम वीडियो ऑफ इधर 3 स्टार और 4 स्टार जनरल। तो उसके लिए भी वेट हो रहा था, तो देखते हैं, इट विल बी इंटरेस्टिंग। हिमांशु, आप बोलो। हाँ जी, मेरा कहने का मतलब था कि जो इजराइल और इजिप्ट में वॉर हुई थी ना, अबू अंजीलिया, जो जो डेजर्ट में हुई थी, उसमें जो इजिप्ट के पास जो टैंक थे वो तो थे T-34 और 85, सही है ना? और जो जो इजराइली यूज कर रहे थे वो यूज कर रहे थे सेंचुरियस सुपर सीमेंस, सुपर सीमेंस, तो वो अमेरिकन और रशियन दोनों टेक्नोलॉजी साथ में थी। हालांकि अब तो टेक्नोलॉजी आ गया, लेकिन उसमें इजरायली टैंक की सुपरमेसी थी। ये बात नोटिस करने की वाली बात है। जब टैंक टू टैंक से वॉर होती थी, टैंक टैंक वॉर, इट्स अ डिफरेंट सुपरमेसी। और आल्सो दूसरी बात है कि इंडिया पाकिस्तान के अंदर भी टैंक Absolutely, I टैंक will agree with you. See, basically, what you're talking about is World War II armor. All 3 tanks are World War II armor, and it's very interesting that you name the T-34-85 and the Sherman. क्योंकि अगर आप इनकी हिस्ट्री में जाओ तो आपको पता चलता है कि इसराइल कैसे जीता, क्यों जीता। तो फैक्ट है कि जब T-34-85 डिजाइन किया गया, तो T-34 बेसिकली, आई गो फॉर द बेस, T-34 जब डिजाइन किया गया तब स्टालिन को चॉइस दिया गया था। एक पर्टिकुलर ट्रांसमिशन ड्राइव ट्रेन का डिजाइन था दैट वुड लास्ट फॉर 10,000 किलोमीटर्स, जो कि महंगा था, और दूसरा था जो कि 1500 किलोमीटर ही चलता, जो कि सस्ता था। स्टालिन ने स्केल लेके
द अर्बन लेजेंड स्टालिन ने स्केल लेके मॉस्को से बर्लिन की डिस्टेंस नापी थी, 1200 किलोमीटर के आसपास शायद आता है, और बोला था कि 1500 वाला इंजन लगा लो. So basically it is like I said earlier, crew survivability and crew comforts were at a very bare minimum in the T-34 tank. Stalin wanted as many tanks as possible that could be built at as cheap a cost as possible to win World War II. With the result that yes, the T-34, they built around 87,000 T-34s during the course of World War II, whereas the Americans built only 35,000 Shermans. But even post the war, the Sherman stayed viable for a very long time, while the T-34 did not. The reason being that T-34 was very good when used in the massed numbers that Soviet Union use कर सकती थी. मतलब you needed to have them in those massed numbers. You needed to have a numerical superiority of 10:1 or 15:1. But then in a 1:1 fight, it was pretty useless. Yeah. Thank you. थैंक यू निंजा. एंड यस, आप सही कह रहे हैं. इवन आई थिंक द स्टोरी गोज कि टैंक जो मेकर था उसने अपनी जगह से जो लेनिनग्राद या जो भी जगह थी उनकी उस समय कैपिटल था, वहां तक वो टैंक चला के लेकर के गया था. एंड लेटर इन द वॉर उन्होंने इतने टैंक बना लिए एंड फाइनली दे वेंट इनसाइड बर्लिन. तो ये स्टोरी है. एनीवे 1 hour and 35 minutes हो चुके हैं. तो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर दिस स्पेस. ऐसी मिसलेनियस टॉपिक्स पे हम आगे भी बात करते रहेंगे. थैंक यू निंजा, थैंक यू वाइट नाइट, हिमांशु, डॉट डिफेंस और बाकी सब लोग एंड जिन्होंने सारा स्पेस सुना. थैंक यू एवरीवन. इस वीडियो को हम जो है वो अपने यूट्यूब चैनल पे भी लोड करेंगे. सो थैंक यू एवरीवन एंड Thank you गुड guys. नाइट. Saurav and Himanshu can send us your questions separately at DFIlite. We'll try and answer them. Thank you. Thank you everyone. Good night.